हेलो ऑल, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो। जी हाँ, नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू द अवर केजीएमयू। जो हमारा ये केजीएमयू का जो क्रैश कोर्स जो हमने स्टार्ट करा है, इसका मेडिकल सर्जिकल स्ट्रीम का नेक्स्ट वीडियो आ गया है। क्वेश्चन लग गया है, बहुत शानदार क्वेश्चन पढ़िएगा। द नर्स आइडेंटिफाइज विच ऑफ द फॉलोइंग एज द अर्लीस्ट साइन ऑफ मेलिगेंट हाइपरथर्मिया। अब पूछ क्या रहा है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि भाई एक नर्स है, उसने क्या आइडेंटिफाई करा है विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्या पूछा गया है कि ये जो डिजीज कंडीशन या ये जो दिया गया है पर्टिकुलरली ये मैलिग्नेंट जो हाइपरथर्मिया है, इसका नर्स आइडेंटिफाई इनमें से कौन सा अर्लीस्ट सिम्टम मतलब अर्लीस्ट साइन जो है डिटेक्ट करेगा। तो अगर यहाँ पे मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के बारे में आपको नहीं पता है, कम पता है, पहली बार सुना है, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। बट चिंता की कोई बात नहीं है। देख रहे हैं जैसे कि आप मैलिगेंट हाइपरथर्मिया है, तो अगर नहीं पता है आपको तो यहाँ पे अगर आप लॉजिक अपना बेसिक टर्मिनोलॉजी या फिर बैकग्राउंड ऑफ द नॉलेज यूज करेंगे आप, तो यहाँ पे और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ, मैलिग्नेंट यहाँ पे लिखा गया है, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर का रिलेशन यहाँ पे बैठाएंगे आप लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाइपरथर्मिया है यहाँ पे, तो ये कह सकते हैं कि भाई कुछ रिलेटेड टू मैलिगेंसी है, रिलेटेड टू सम कार्सिनोमा है, कैंसर है, ट्यूमर है, और फीवर तो इसमें आ ही रहा है। तो फीवर तो इसमें आ ही रहा है, तो फीवर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हाइपरथर्मिया से आप फीवर समझेंगे, हाई ग्रेड फीवर समझेंगे, मैलिग्नेंट से मैलिगेंसी समझेंगे। बट एक्चुअल में जो टर्मिनोलॉजी है ये ऐसी नहीं है क्या ये एक्चुअल में टर्मिनोलॉजी? जैसे अगर इसके बारे में आपको पता है कि सारी की सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं हम लोग, तो इसको भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। बात क्या करते हैं मैलिग्नेंट की, जैसे क्या लिखा है यहाँ पे भाई, मैलिग्नेंट क्या लिखा था, या फिर मैलिग्नेंसी हाइपरथर्मिया। तो ये हमारा ये है पॉइंट ऑफ डिस्कशन, हमारा ये है क्या है भाई ये एक्चुअल में। तो ये क्या है, ये पोस्ट ऑपरेटिव क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव एनेस्थीसिया पोस्ट ऑपरेटिव एनेस्थीसिया मतलब क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन है। ये पोस्ट ऑपरेटिव एनेस्थीसिया का क्या है, ये कॉम्प्लिकेशन है। मतलब क्या है कि पोस्ट ऑप स्टेज में जब पेशेंट जो एनेस्थीसिया इफेक्ट में रहता है, अंडर द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया रहता है, उसका कॉम्प्लिकेशन है। क्या है ये, मैलिग्नेंट या मैलिग्नेंसी हाइपरथर्मिया, इसका कॉम्प्लिकेशन है। तो इसमें एक्चुअल में देखने को क्या क्या मिलता है भाई, इसमें देखने को क्या क्या मिलेगा आपको, तो इसमें आपको कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे पेशेंट को ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। हार्ट बीट क्या है भाई, हार्ट रेट, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। और क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे मसल रिजिडिटी देखने को मिलेगी, मसल्स जो हैं वो रिजिड हो जाएंगी, मसल तो रिजिड हो जाएंगी। और क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्वेटिंग देखने को मिल सकता है पेशेंट में, स्वेटिंग देखने को यहाँ पे पेशेंट में मिल सकता है। और क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपको फीवर देखने को मिलेगा। कैसा फीवर देखने को मिलेगा, हाई फीवर देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये जनरली चार सिम्टम, साइन सिम्टम्स, टैकीकार्डिया, मसल रिजिडिटी, स्वेटिंग और फीवर देखने को यहाँ पे मिलते हैं। किस केस में देखने को मिलते हैं, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में जब पेशेंट होता है। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया क्या है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया एक हमारी कॉम्प्लिकेशन है, एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन है, जनरली पोस्ट ऑपरेटिव फेज में जो होती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या है, जनरली जैसे एनेस्थीसिया की ही बात करूं मैं, तो जनरली एनेस्थीसिया की ये जो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है, ये जनरली किस किस केस में देखा जाता है, ये देखा जाता है जनरली जब सक्सिनाइन कोलिन जो है, सक्सिनाइल कोलिन जो है, ये जब दिया जाता है, ये जब दिया जाता है सर्जरी से पहले या तो ट्रैक्योस्टोमी से पहले जब दिया जाता है। बेसिकली ये सक्सिनाइल कोलिन क्या है, ये एक मसल रिलैक्सेंट है। ये क्या है, एक मसल रिलैक्सेंट है, मसल रिलैक्सेंट है। ये ईसीटी से पहले भी दिया जाता है। और क्या है, शॉर्ट एक्टिंग है। कैसा है भाई ये, शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है, शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है। तो जनरली इस केस के बाद, इस सक्सेनाइल कोलाइन के बाद जनरली ये
देखा जाता है। ये मैलिग्नेंट या मैलिग्नेंसी हाइपरथर्मिया आप इसे बोल लो, ये देखा जाएगा सक्सेनाइल कोलाइन के बाद में, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में, पोस्ट ऑपरेटिव फेज में। जनरली ये है क्या भाई, ये मसल रिलैक्सेंट है और शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है। अब जैसे कि सक्सेनाइल कोलिन है, या फिर आप और एनेस्थीसिया या मसल रिलैक्सेंट की बात करो, जैसे हेलाथोन होता है, तो उस केस में भी देखने को मिलता है। जनरली इस पोस्ट एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो एक तो होता है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, दूसरा भी याद आ गया है, वो भी बता देता हूं मैं। उसमें क्या होगा, जनरली उसमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा भाई, दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या है, हाइपर कैलीमिया देखने को मिलेगा। हाइपर कैलेमिया पेशेंट में देखने को मिलेगा एनेस्थीसिया का कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट अफेक्ट एनेस्थीसिया का पोस्ट ऑपरेटिव फेज में। जनरली क्या है, आपको 6.5 जो मिली इक्यूलीटर पर ये वाला जो होता है, इस ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, हाई वैल्यू है। तो जनरली क्या वैल्यू होती है भाई, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 3.5 से 5.1 होता है। यूनिट क्या है इसकी, यूनिट इसकी ये है। तो जनरली जब क्या है, इतना 6.5 से अब हो जाएगा या उससे इक्वल हो जाएगा, तो हाइपर कैलेमिया तो वैसे 5.1 से ऊपर भी बोला जाता है, बट दैट इज द सीवियर केस, दैट इज द सीवियर इमरजेंसी केस है। यहाँ पे इमीडिएट एक्शन लेना है। और इसमें जनरली होता क्या है भाई, जब ये पेशेंट को होता है तो इसमें जैसे मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में कुछ बताए थे, तो उसमें भी देख लेना, इसमें क्या क्या होता है। इसमें ईसीजी चेंजेस आते हैं, ईसीजी चेंजेस आते हैं। कैसे ईसीजी चेंजेस आते हैं, तो भाई वो भी बता देते हैं कि कैसे ईसीजी चेंजेस आते हैं। पीक्ड टी वेव, टी वेव जो है वो पीक पे हो जाता है, पीक इन्वर्जन हो जाता है, इन्वर्जन नहीं सॉरी, मतलब क्या है, पीक हो जाता है, एक पॉइंट बन जाता है, पीक टी वेव हो जाता है। और क्या होता है, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स होता है जो, वो वाइड हो जाता है। वो क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है। क्या होता है, वाइड हो जाता है, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाएगा। जनरली हाइपर कैलेमिया में एंटीडोट भी याद आ गया है, तो वो भी सुनते जाइए। तो एंटीडोट की अगर बात करें, किसकी बात करें, एंटीडोट की बात करें अगर, इसके एंटीडोट की, भाई एंटीडोट क्या है हाइपर कैलेमिया का, तो एंटीडोट इसके यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक तो एंटीडोट क्या लिखना है आपको, इंसुलिन लिखना है विद ग्लूकोज, इंसुलिन विद ग्लूकोज। ये कब दिया जाता है, ये इसका रीजन क्या है देने का, ये क्या है, ये क्या करेगा, ये जो सोडियम है, वो सॉरी पोटेशियम जो है, ये उसको कम कर देगा, पोटेशियम का लेवल कम कर देगा। दूसरा क्या है कि अगर हाइपर कैलेमिया की वजह से, ध्यान से सुनना बिल्कुल, हाइपर कैलेमिया की वजह से अगर क्या हो रहा है, हार्ट वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, हार्ट सिम्टम्स आ रहे हैं, सपोज करो कि ईसीजी चेंजेस होने लगी है, पेशेंट हाइपोटेंशन में चला गया है, पेशेंट का कार्डिक आउटपुट लो हो गया है, मतलब हार्ट अफेक्ट हो रहा है, हार्ट का मसल अफेक्ट हो रहा है यहाँ पे बिकॉज ऑफ द हाइपर कैलेमिया। तो यहाँ पे इमीडिएट कंडीशन में क्या करते हैं, हार्ट की लेयर को, हार्ट का मायोकार्डियल लेयर को स्टेबलाइज करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। तो वहां पे चॉइस क्या हो जाएगी, कैल्शियम ग्लूकोनेट चॉइस हो जाएगी भाई। यहाँ पे फिर ये नहीं चल पाएगा, इंसुलिन विद ग्लूकोज नहीं चल पाएगा। इंसुलिन विद ग्लूकोज स्टेबल कंडीशन में देते हैं, हाइपर कैलेमिया है, हार्ट सिम्टम्स कोई आ नहीं रहे हैं अभी, कार्डियक सिम्टम्स नहीं है, पेशेंट का लोअर कर सकते हैं हम पोटेशियम, तो ये देंगे। बट अगर इमरजेंसी कंडीशन हो गया है, पेशेंट का कार्डियक क्या है, इमरजेंट कंडीशन में है बिकॉज ऑफ द हाइपर कैलेमिया, तो इमरजेंसी में कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है। कैल्शियम ग्लूकोनेट और किसका एंटीडोट होता है भाई, एंटीडोट ये दूसरे का भी होता है, किसका होता है, MgSO4 का भी एंटीडोट होता है, MgSO4 का भी एंटीडोट होता है। तो चलिए अभी के लिए ये छोड़िए, ये मर्ज नहीं करना है। तो अभी के लिए क्या है, हाइपर कैलेमिया आपका एक कॉम्प्लिकेशन हो गया है, हाइपर कैलेमिया एक कॉम्प्लिकेशन है आपका। और दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या है, दूसरा कॉम्प्लिकेशन है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। किसके कॉम्प्लिकेशन है, दोनों एनेस्थीसिया पोस्ट एनेस्थीसिया फेज के कॉम्प्लिकेशन है। सक्सिनाइन कोलिन जो होता है ज्यादातर इसके साथ कनेक्टेड देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन की तरफ घूम फिर के वापस आ जाते हैं, टॉपिक बढ़िया करके समझा दिया है आपको। पूछ क्या रहा है, फिर से देख लेते हैं भाई, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि ये बता दीजिए कि मैलिग्नेंट वाला ये जो हाइपरथर्मिया है, इसका अर्लीस्ट साइन क्या है। साइन मैंने आपको बताए थे, सिम्टम बताए थे, यहाँ पे पूछ के रहा है अर्लीस्ट साइन क्या है, कि मसल रिजिडिटी तो होती है, ये तो साइन है, टकीकार्डिया भी होता है, साइनोसिस होता है बट लेट साइन है, और फीवर आता है। बट सबसे पहले क्या होगा, अर्लीस्ट साइन क्या होगा, तो अर्लीस्ट साइन टकीकार्डिया यहाँ पे होगा।
अर्लीस्ट साइन टैकीकार्डिया यहाँ पे होता है, और यहाँ पे अर्लीस्ट साइन टैकीकार्डिया होगा, और उसके बाद क्या होगा, पेशेंट में फीवर आएगा, उसके बाद पेशेंट में स्वेटिंग होगी, उसके बाद मसल रिजिडिटी, मसल टोन, मसल रिजिड हो जाएगी, और कहीं पे जाके जब कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस आएंगे उसकी वजह से साइनोसिस लेट सिम्पटम में आएगा, देखने को मिलेगा लेट सिम्पटम में साइनोसिस। तो अर्ली सिस्टम जो साइन है हमारा वो सबसे पहले टैकीकार्डिया होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे टैकीकार्डिया है, भूलना बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पोजीशन इज बेस्ट फॉर अ पेशेंट ड्यूरिंग पैरासिंथेसिस। स्ट्रेट सिंपल क्वेश्चन है, पैरासिंथेसिस के लिए पोजीशन पूछ लिया है कि क्या है, पैरासिंथेसिस के लिए पोजीशन, विच पोजीशन इज बेस्ट फॉर, यहाँ पे ड्यूरिंग नहीं लिखा है, यहाँ पे पोस्ट नहीं लिखा है, प्री नहीं लिखा है, सीधे सीधे डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइनर की पैरासिंथेसिस के लिए पोजीशन बता दीजिए। तो मतलब क्या पूछ रहा है कि आपका इंट्राफेज पूछ रहा है ये कि पैरासिंथेसिस जब होगा, पैरासिंथेसिस क्या है यहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी से, पेरिटोनियल जो कैविटी है, ये पैरासिंथेसिस क्या है, ये पैरासिंथेसिस क्या है, पेरिटोनियल जो कैविटी होती है, पेरिटोनियल जो कैविटी होती है इसमें क्या है, पेरिटोनटाइटिस हो जाता है, पेरिटोनटाइटिस हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है पेरिटोनियल कैविटी का, और जिसकी वजह से क्या है, फ्लूइड फिल हो जाता है पेरिटोनियल कैविटी में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसाइटिस बोलते हैं। तो अगर ये हो गया है, किसी पेशेंट के पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड भर गया है और पेशेंट का जो स्टमक है वो ब्लोटेड हो गया है, शाइनी अपीयरेंस हो गया है, वहां पे क्या है, फ्लूइड कलेक्शन की वजह से, और जनरली इसमें एसाइटिस या पेरिटोनटाइटिस में क्या होता है, पेशेंट के जो बबल साउंड होता है वो एब्सेंट होता है। लास्ट क्लास में बताया था, क्वेश्चन आए थे इससे प्रीवियस वाले पार्ट में, पार्ट 5 जो है उसमें जाके जरूर देखिएगा। अब क्या पूछ रहा है, पोजीशन कौन सी देंगे, पैरासिंथेसिस का मतलब क्या है, ये फ्लूइड जो कलेक्ट हुआ है, एसाइटिस हुआ है, इसको बाहर निकालना है, वो प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, पैरासिंथेसिस बोलते हैं। अगर प्लूरल कैविटी में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, तो उसमें जब फ्लूइड निकालते हैं उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, थोरासिंथेसिस बोल देते हैं, इसको पैरासिंथेसिस बोल देते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन पूछ रहा है कि भाई एब्डोमेन में से सिंपल क्या है, जो फ्लूइड है हमारा पेरिटोनियल कैविटी में उसको बाहर निकालना है, तो सुपाइन विद लेग्स एक्सटेंडेड, सुपाइन पोजीशन देंगे और लेग्स को एक्सटेंडेड करेंगे, मतलब सिंपल एक स्ट्रेट सुपाइन पोजीशन जो नॉर्मल स्टैंडर्ड सुपाइन पोजीशन होती है उसकी यहाँ पे बात करी गई है। सिटिंग अपराइट, ऐसा पोजीशन देंगे कि वो बैठा हुआ हो। प्रोन विद पिलो अंडर एब्डोमेन, क्या है, पेशेंट का पोजीशन कैसे देंगे, पेशेंट का पोजीशन देंगे नीचे की तरफ, प्रोन की, एब्डोमेन पे यहाँ पे क्या लगेगा, उसके पिलो लगेगा। लेफ्ट लेटरल पोजीशन, साइड लाइन पोजीशन देंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। तो एब्डोमेन के जनरली लोअर क्वाड्रेंट में क्या है, इंसर्शन करा जाता है निडल का पैरासिंथेसिस के टाइम पे। तो पहली बात तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्रोन पोजीशन तो देनी ही नहीं है, इलॉजिकल पोजीशन है, इलॉजिकल यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है। तो प्रोन पोजीशन नहीं देनी है क्योंकि वहां पे तो आपको निडल इंसर्ट करनी है, ये भी नहीं देते हैं क्योंकि जब सिटिंग होगा, जब ऐसे अपराइट में सिटिंग होगा पेशेंट का, तो यहाँ पे एब्डोमिनल प्रेशर बहुत पड़ेगा पेशेंट के, तो ये नहीं देते हैं। लेफ्ट लेटरल पोजीशन भी नहीं देते हैं, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देते हैं, सिंपल सुपाइन पोजीशन देंगे, लेग्स उसके क्या रहेंगे, लेग्स उसके एक्सटेंडेड रहेंगे, मतलब फ्लेक्स्ड नहीं रहेंगे, उसके एक्सटेंडेड ही रहेंगे, मतलब पूरा एक्सटेंडेड रहेंगे, फ्लेक्स नहीं करना है पैरों का। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया, सीधे सीधे ए यहाँ पे आंसर बन चुका है, सुपाइन विद लेग्स एक्सटेंडेड। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सुपाइन विद लेग्स एक्सटेंडेड, ये हमारा आंसर हो गया है। तो इट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर द पैरासिंथेसिस। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नर्स परफॉर्म्स अ ग्लास्को कोमा स्केल जीसीएस का सवाल आ गया है, बहुत बेहतरीन। जीसीएस का सवाल है, पूछा क्या है कि नर्स ने क्या करा है भाई, एक ग्लास्को कोमा स्केल असेसमेंट करा है, जीसीएस असेस करा है। सिंपल यहाँ पे आपको जीसीएस के अकॉर्डिंग जिसने पढ़ा है उसके लिए बहुत आसान है, जिसने नहीं पढ़ा है डिफिकल्टी हो जाएगी। पूछा क्या है, पेशेंट जो है ओपन्स कर रहा है आई को पेन के रिस्पॉन्स में आंख खोल रहा है, यूजिंग इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, पेशेंट क्या कर रहा है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स को यूज कर रहा है। उसके बाद क्या है,
एंड विड्रॉज फ्रॉम पेनफुल स्टिमुलाई, पेनफुल स्टिमुलाई से विड्रॉ कर रहा है। मोटर एक्शन में क्या है उसका, पेनफुल स्टिमुलस जब उसको दिया जा रहा है भाई तो वो विड्रॉ कर ले रहा है वहां से। तो कितना जीसीएस स्कोर होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल जीसीएस स्कोर कार्ड याद होगा जिसको आराम से कर लेगा। सामने ये लगा दिया है आपके लिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, नॉलेज रिफाइन कर लीजिए, अपने आप का नॉलेज जो है वो रिस्टोर कर लीजिए। याद ये चीज एक नॉर्मल है, याद रहती हैं, बट एग्जामिनेशन टाइम पे जब घड़ी की टिक टिक चल रही होती है तो उस टाइम पे फिर फाइंड आउट करना, फिर भाई इसमें क्या होगा, इनऑपरेट वर्ड्स में कितना नंबर था, सोचना पड़ेगा। तो बार बार मेमोरी को रिटेन करते रहना चाहिए, इसलिए आपके लिए इमेज यहाँ पे लगा दी है। बोल क्या रहा है भाई, यहाँ पे क्या है, क्या क्या होता है पता है आपको। यहाँ पे हमारा आई है, ये हमारा वर्बल है, ये हमारा मोटर है, ईवीएम है हमारा। तो क्या क्या है पेशेंट का, भाई यहाँ पे पेशेंट क्या बोल रहा है, पेशेंट का, पेशेंट ओपन्स आई टू पेन, पेन से आंखें खोल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, टू पेन, मतलब पहला क्या होता है भाई, अपने आप खोल रहा है, स्पॉन्टेनियस है, तो 4 नंबर देते हैं। स्पीच से खोल रहा है, मतलब कि वर्बल इंस्ट्रक्शन से खोल रहा है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस नहीं है, पेशेंट लेटा हुआ है। स्पीच कुछ वर्बल आपने क्या है रिस्पॉन्स करा है तो तब खोल रहा है, तो दैट इज द 3 मार्क्स। एंड देन पेन, अगर पेन के स्टिमुलस से खोल रहा है तो 2 है, और नो रिस्पॉन्स क्या है हमारा, मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे हमारा 2 है। यहाँ पे इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग कितना बन गया है, यहाँ पे बन गया है हमारा 2 बन गया है। तो ये हमारा 2 हो गया। और क्या प्लस करना है भाई इसमें, ये भी देख लेते हैं। और क्या बोल रहा है, यूज इज इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे भाई वर्बल की बात आ गई है, वर्बल में बात आएगी तो ओरिएंटेड टू टाइम पर्सन एंड प्लेस, मतलब क्या है, पीपीटी का मतलब, पीपीटी है ये, क्या पीपीटी है बताया था पहले भी। तो पीपीटी का क्या मतलब होता है, ये पीपीटी क्या है भाई, पर्सन प्लेस एंड टाइम, मतलब क्या है, पर्सन से भी इसका क्या है ओरिएंटेशन है, टाइम से भी है और प्लेस से भी है। तो 5 नंबर देंगे उसको। 4 नंबर में कंफ्यूजन है उसको, ही इज और शी इज रिकॉग्नाइजिंग बट अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूज्ड, तो यहाँ पे 4 नंबर देंगे। इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स, इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स मतलब क्या है, कुछ भी बोल रहा है, कोई क्या है वहां पे एसोसिएशन नहीं है वर्ड्स का, इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स वहां पे बोल रहा है पेशेंट। इनकम्प्रेंसिबल साउंड, तो यहाँ पे क्या है, पेशेंट साउंड निकाल रहा है, साउंड साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज नॉट कंपेरेंसिबल, दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, तो हम उसे 2 देंगे। नो रिस्पॉन्स है तो 1 देंगे। तो यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स थे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इनअप्रोप्रिएट जो वर्ड्स थे ये वाला जो था, ये क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो पहला स्कोर तो हमारा हो गया भाई 2, और उसके बाद क्या हो गया है हमारा उसके बाद हमारा हो गया 3, तो यहाँ पे 3 लिख दे रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि भाई यहाँ पे विड्रॉस कर रहा है पेनफुल स्टिमुलाई से, मतलब क्या है, पेनफुल स्टिमुलस से विड्रॉ कर रहा है। तो सामने क्या है, देख लो समझ लो क्या कह रहा है। अब मोटर की बात करते हैं तो ओबे इस कमांड ओबे कर रहा है, तो ठीक है। डॉक्टर्स क्या है, जनरली आपको क्या कैसे करना है कि आपको बोलना है कि अपना राइट शोल्डर टच करिए, तो राइट शोल्डर टच करेगा, भाई लेफ्ट करिए, लेफ्ट शोल्डर टच करेगा, ऐसे करके अगर कमांड ओबे कर रहा है मोटर रिस्पॉन्सेज में, सो यू हैव टू गिव द 6 नंबर्स। मूव्स टू लोकलाइज पेन, पूछ रहे हैं आप पेशेंट के कि कहाँ पे दर्द है, अगर उसके पटेला में दर्द है, उसके फीमर में दर्द है, उसके शोल्डर में दर्द है, तो वो मोटर रिस्पॉन्स से बताएगा कि आई एम हेयर हैविंग द पेन। 5 नंबर है फ्लेक्स टू विड्रॉल फ्रॉम पेन, क्या है, पेन से विड्रॉ कर लेता है, क्या करता है, विड्रॉ करता है, फ्लेक्शन होता है, मोटर रिस्पॉन्स क्या है, पेन से विड्रॉ करने के लिए होगा। ये भी नहीं बताएगा, ये भी नहीं बताएगा, बट अगर पेन के स्टिमुलस से विड्रॉल करना है सो दैट इज द 4, और हमारा यही है। आगे भी देख लेते हैं, अभी के लिए तो हमारा यही है आगे, बट क्या है यहाँ पे और क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे लिख रखा है एबनॉर्मल फ्लेक्शन, फ्लेक्शन मूवमेंट्स एबनॉर्मल है, एक्सटेंशन मूवमेंट एबनॉर्मल है। अगर नो रिस्पॉन्स है तो फिर यहाँ पे क्या देना है, 1 यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा 4, यहाँ पे बन गया है, क्या बन गया है 4 यहाँ पे बन गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये भाई हमारा 4 बन गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर बन जाएगा हमारा 9 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 5 और 4 तो 9 हमारा यहाँ पे सिंपल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ पेशेंट विद अ बर्न इंजरी
एक बर्न इंजरी का पेशेंट है, द ग्रेटेस्ट रिस्क ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स, शुरुआत के 24 घंटों में एक बर्न इंजरी के पेशेंट में सबसे ज्यादा किस चीज का रिस्क रहता है, सबसे ज्यादा किस चीज का रिस्क रहता है इन चारों में से? इन्फेक्शन, हाइपोवॉर्मिया, कॉन्ट्रैक्चर्स, अनीमिया। यहाँ पे ये हाइपो होगा, यहाँ पे ये हाइपो है, ठीक कर दे रहा हूं मैं इसको, हाइपो है ये, तो क्या है ये? हाइपोवॉलीमिया है, हाइपोवॉलीमिया है। तो क्या है, 24 घंटे, शुरुआत के 24 घंटों में बर्न इंजरी वाले पेशेंट सबसे ज्यादा किस चीज के रिस्क पे रहते हैं? तो इन्फेक्शन क्या होगा उन्हें? हाइपोवॉलीमिया होगा, कॉन्ट्रैक्चर्स होंगे या अनीमिया होगा। तो आपको पता है शुरू के 24 घंटे में जो होता है हमारा प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या है? फ्लूइड रेसिस्टिकेशन, फ्लूइड थेरेपी, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट हमें मेंटेन कर रहे हैं, बिकॉज बर्न इंजरी की वजह से सारा का सारा ब्लड वॉल्यूम कम है और पेशेंट शुरुआती 24 घंटों में हाइपोवॉल्यूमिया में रहता है, दैट इज द लो वॉल्यूम, जिसकी वजह से पेशेंट हाइपोटेंशन में जा सकता है, पेशेंट को टैकीकार्डिया हो सकता है, अनस्टेबल कंडीशन हो सकती है। इन्फेक्शन को यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। लेट अगर है उसके बाद आप पहले अभी फर्स्ट 24 आवर्स में आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स देके फ्लूइड रेस्टिगेशन करना है, पेशेंट को स्टेबल करना है, देन आफ्टर दैट यू हैव टू लुक फॉर द इन्फेक्शन। बट स्टिल 24 आवर्स में भी हमको स्ट्राइल टेक्निक्स यूज करनी है, बट इट्स नॉट अ इमीडिएट, क्या है, एक इमीडिएट हमारा कंसर्न अभी नहीं है इन्फेक्शन का। तो इन्फेक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। पेशेंट इज हैविंग अ बर्न, पेशेंट माइट बी हैविंग अ सीवियर बर्न, इट इज ब्लड लॉस या फिर कह सकते हैं आप फ्लूइड लॉस है, तो फ्लूइड पे ध्यान देना है। हाइपोवॉलीमिया पेशेंट को नहीं होना चाहिए, इसको मेंटेन करना है। कॉन्ट्रैक्चर्स क्या है? कॉन्ट्रैक्चर्स जनरली बाद में डेवलप होते हैं। कॉन्ट्रैक्चर्स का यहाँ पे मतलब क्या होता है भाई? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर्स का क्या मतलब होता है? यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाती है, ज्वाइनिंग ऑफ स्किन, स्किन क्या है? ज्वाइनिंग हो जाती है स्किन की। कॉन्ट्रैक्चर्स का मतलब है जब पेशेंट का फाइन, मान लीजिए दैट पेशेंट इज हैविंग अ सीवियर बर्न ऑफ फेस, हेड का बर्न है और उसका नेक भी बर्न है, एंटीरियर पार्ट भी बर्न है, तो क्या होगा जनरली आफ्टर द टाइम ऑफ हीलिंग, आफ्टर नॉट आफ्टर द टाइम ऑफ हीलिंग, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हीलिंग, हीलिंग करते वक्त जो है वो कॉन्ट्रैक्चर्स में डेवलप हो सकता है। मतलब ये जो स्किन है, ये जो नेक की स्किन है और चेस्ट की स्किन है, ये ऐसे करके चिपक सकती है, ज्वाइन हो सकती है और इसकी वजह से फिर एयरवे ब्लॉक होगा, इसकी वजह से एयरवे ब्लॉक होगा। और जनरली हाथों में देखा जाता है, जॉइंट्स में देखा जाता है, रिस्ट में देखा जाता है, एल्बोस पे देखा जाता है। और दूसरी जो साइट है वो हमारा जो है वो नेक वाली, चिन और चेस्ट वाला जो यहाँ पर रीजन है हमारा, इसमें जरूर देखा जाता है। तो कॉन्ट्रैक्चर क्या है? ज्वाइनिंग ऑफ स्किन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ हीलिंग इन अ बर्न पेशेंट। तो ये यहाँ पे अभी फर्स्ट 24 आवर्स वाला कोई सीन नहीं है। अनीमिया का यहाँ पे अभी के लिए कोई सीन नहीं है, आगे जाके कॉम्प्लिकेशन बनता है, सो दैट इज अनदर थिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा हाइपोवॉलीमिया, हाइपोवॉलीमिया आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पेशेंट विद अ चेस्ट ट्यूब कंप्लेन्स ऑफ सडन चेस्ट पेन एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। सडनली एक पेशेंट था, वो कंप्लेन कर रहा है। पेशेंट किसका था? पेशेंट था किस पे? चेस्ट ट्यूब पे। चेस्ट ट्यूब था, आईसीडी ड्रेन पड़ा हुआ था, इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम पड़ा हुआ था, उसके चेस्ट ट्यूब था। कंप्लेन क्या कर रहा है? सडन चेस्ट पेन, सडन चेस्ट पेन हुआ है, सडनली चेस्ट पेन डेवलप हुआ है। ब्रीदिंग डिस्पीनिया, यहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है ब्रीदिंग में, डिस्पीनिया हो गया है। व्हाट शुड द नर्स सस्पेक्ट? क्या हो सकता है रीजन? भाई क्यों हुआ है? लंग इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, प्लूरल रिफ्यूजन हो गया है, ट्यूब डिस्कनेक्ट हो गई है, या तो टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो गया है। तो इन चारों में से सस्पेक्शन बताना है कि व्हाट माइट बी द पॉसिबल कॉज ऑफ द पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ चेस्ट पेन एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हु इज हैविंग अ चेस्ट ट्यूब, जिसका चेस्ट ट्यूब अभी लगा हुआ है। तो यहाँ पे दो चीजें क्वेश्चन ने क्या बता दी? क्वेश्चन ने पूरी हेल्प कर दी। बोला कि सडन चेस्ट पेन, आपको एक हिंट दे दिया है मैंने भाई, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग मैंने दे दिया है, तो सडन चेस्ट पेन डेवलप हो गया है उसके। तो यहाँ पे इन्फेक्शन वाला नहीं है, इन्फेक्शन ग्रेजुअल है। क्या है? ग्रेजुअली है, इट विल टेक टाइम। तो सडन से, अचानक से कोई, क्या कहते हैं, यहाँ पे अचानक से जो है कोई सडनली पेन डेवलप नहीं होने वाला है, सडनली पेन डेवलप यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो अभी इन्फेक्शन यहाँ पे एलिमिनेट करना है।
बात करते हैं प्लूरल डिफ्यूजन। तो यहाँ पे क्या है भाई, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, कलेक्शन हो गया है फ्लूइड का कहाँ पे, इन द प्लूरल स्पेस, इन द प्लूरल स्पेस। तो यहाँ पे जो हमारा लंग्स की जो लाइनिंग होती है विसरल और पैराइटल, वहां पे उसके बीच में जो हमारा प्लूरल स्पेस होता है, वहां पे जो हमारा प्लूरल फ्लूइड होता है उसके अंदर कलेक्शन हो जाता है। जब या तो पस का कलेक्शन हो जाएगा भाई, एयर का कलेक्शन हो जाएगा, या फिर वो फ्लूइड्स वगैरह का कलेक्शन हो जाता है, प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं उसको। तो ये वाला केस है अगर पेशेंट को, तो देयर माइट बी अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, देर आर चांसेस ऑफ ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, एक्सपीरियंस हो सकता है, सडनली डेवलप नहीं होगा। इट इज ऑल्सो अ ग्रेजुअल, इट इज ऑल्सो अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। बात करते हैं ट्यूब डिस्कनेक्शन का, बात करते हैं ट्यूब डिस्कनेक्शन का। अगर ट्यूब डिसलोकेट हो गई है, ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, सीवियर पेन, सडन चेस्ट पेन वाला नहीं यहाँ पे है। यहाँ पे जो कनेक्शन बन रहा है इन दोनों सिम्टम का, पेशेंट चेस्ट ट्यूब पे है, उसको क्या हुआ भाई, सडन चेस्ट हुआ, पेन हुआ, और उसको फिर ब्रीदिंग का वो हुआ डिफिकल्टी। तो यहाँ पे टेंशन निमोथोरेक्स है, टेंशन निमोथोरेक्स हुआ है। पेशेंट का क्या हुआ है यहाँ पे, या तो ट्यूब के अंदर एयर क्या है, एयर लीक हो गई है, एयर लीक हो गई है। निमोथोरेक्स यहाँ पे हुआ है, एयर लीक हो गई है, और उसकी कहाँ पहुंच गई है, प्लूरल स्पेस में एयर पहुंच गया है, और उसकी वजह से पेशेंट इज हैविंग अ पेन सीवियर, सडनली हुआ है। हो सकता है कि क्या हो गया हो, अचानक से भाई पंचर हो गया हो, ट्यूब का पंचर हो गया है, ट्यूब पंचर हो गई है, जिसकी वजह से एयर जो है लीक हो गई है, एयर क्या है लीक कर गई है, एयर लीक कर गई है प्लूरल स्पेस में। और वहां पे क्या है, पेशेंट का जो इंटरकोस्टल जो हमारा इंटरप्लूरल जो हमारा जो प्रेशर्स होते हैं, इंटरलंग हमारे जो प्रेशर्स होते हैं वो गड़बड़ा गए हैं, जिसकी वजह से देर इज अल्टरेशन इन ऑल्ट्रेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम ऑफ प्रेशर। तो वहां पे क्या है, पेशेंट को डिस्पीनिया भी होगा, पेशेंट को सडन चेस्ट पेन भी होगा, टेंशन बढ़ेगा, टेंशन न्यूमोथोरेक्स है, पेशेंट का टेंशन बढ़ेगा, प्लूरल स्पेस में टेंशन बढ़ेगा, एयर फिल हो गई है, इस वजह से रिसेप्टर्स क्या हैं, स्टिमुलेट होंगे। कौन से रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, नोसिसेप्टर, नोसिसेप्टर, नोसिसेप्टर किसे कहते हैं, पेन के रिसेप्टर को नोसिसेप्टर बोलते हैं। जो बीपी के रिसेप्टर्स होते हैं, ब्लड प्रेशर को जो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं, सेंस करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बैरो रिसेप्टर्स बोलते हैं, उनको बैरो रिसेप्टर्स बोलते हैं, पेन वालों को नोसिसेप्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे टेंशन निमोथोरेक्स बिल्कुल करेक्ट कनेक्शन बना रहा है आपका इन सारी चीजों से। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा टेंशन हीमोथोरेक्स, आंसर यहाँ पे हो जाएगा टेंशन न्यूमोथोरेक्स, यहाँ पे आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है फॉर मेथड, जो कि मेथड है किसका, स्टरलाइजेशन का, स्टरलाइजेशन का फॉर ऑपरेशन थिएटर इंस्ट्रूमेंट। भाई ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसमें से उन सारे इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइजेशन करने का, स्टरलाइज करने का इनमें से कौन सा बेस्ट मेथड है, इनमें से कौन सा बेस्ट मेथड है। तो बॉइलिंग है पहला, ऑटोक्लेविंग है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है, या फिर एल्कोहल वाइप है, या फिर एल्कोहल वाइप है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है कि भाई स्टरलाइजेशन, यहाँ पे क्या है, स्टरलाइजेशन पूछा है, तो ये तो है ही नहीं। एल्कोहल वाइपिंग इज द डिसइंफेक्शन थिंग, इट इज द डिसइंफेक्शन थिंग, तो स्टरलाइजेशन तो है नहीं। यहाँ पे स्पेसिफाई भी नहीं करा गया है कि कौन सा कितनी इंटेंसिटी का एल्कोहल यूज हुआ है, तो यहाँ पे ये तो कट गया है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है, ऑटोक्लेविन है, या बॉइलिंग है, तो बॉइलिंग नहीं करते हैं, बॉइलिंग नहीं करते हैं ओटी इंस्ट्रूमेंट के साथ, बॉइलिंग नहीं करते हैं स्टरलाइज करने के लिए, और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन भी यहाँ पे नहीं है। जनरली मोस्ट कॉमन जो है, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो हमारा क्या है, वो ऑटोक्लेविंग है। वो क्या है, ऑटोक्लेविंग है। ऑटोक्लेविंग आप सब ने पढ़ा होगा। ऑटोक्लेविंग में क्या होता है कि यहाँ पे प्रेशर के साथ स्टीम, स्टीम से क्या करा जाता है, स्टरलाइजेशन करा जाता है। होता क्या है इसमें, क्या है ध्यान रखना होता है आपको उसमें, जनरली क्या है कि भाई यहाँ पे 15 मिनट के लिए करना है, 15 मिनट के लिए करना है, ये है 15, 121, 15, या फिर क्या कर सकते हैं आप इसको, भाई ये तो 15 क्या है, ये 15 मिनट है, ये क्या है, ये हमारा टेम्परेचर है,
टेम्परेचर है सेल्सियस में, ये 15 क्या है, ये 15 हमारा टाइम है, ये क्या है, अच्छा टाइम यहाँ पे है 15 मिनट टाइम है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रेशर है, ये हमारा प्रेशर होता है, क्या है, प्रेशर है पास्कल में, किसमें भाई, पास्कल में प्रेशर होता है, प्रेशर है ये हमारा प्रेशर है। तो 15 psi पे, 15 प्रेशर पे, 121 टेम्परेचर पे 15 मिनट के लिए आपका क्या है ये हमारा मैंडेटरी, एक क्या है, एक मैंडेटरी क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड है फॉर द ऑटोक्लेविंग। तो ऑटोक्लेविंग है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोक्लेविंग से रिलेटेड एक और चीज मुझे बतानी है आपको, बट वो क्वेश्चन यहाँ पे है आगे आने वाला है, तो वो भी बिल्कुल पढ़ेंगे। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑटोक्लेविंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर स्लाइसिंग द ओटी इंस्ट्रूमेंट्स। आगे चलते हैं, लैमिनार एयर फ्लो इन द ओटी इज यूज्ड टू, क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, लैमिनार एयर फ्लो, लैमिनार एयर फ्लो जो भी है वो पूछा गया है भाई, क्या है बता दिया जाएगा अभी क्या है। तो लैमिनार एयर फ्लो जो है ये इन द ओटी, जो ओटी में यूज होता है, ये क्या है, क्या करता है, ऑप्शन है, मेंटेन रूम टेम्परेचर मेंटेन करता है, प्रोवाइड लाइट, लाइट प्रोवाइड करता है, मेंटेन एसेप्सिस बाय मिनिमाइजिंग एयरबोर्न कंटामिनेशन, क्या करता है, मेंटेन करता है एसेप्सिस मतलब एसेप्टिक इन्फेक्शन से बचाता है, बाय मिनिमाइजिंग एयरबे बोर्न कंटामिनेशन मतलब एयरबे बोर्न जो कंटामिनेशन होता है, जो कंटामिनेशन जो इन्फेक्शन एयर मीडियम बना के आता है उससे क्या ये बचाएगा, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिफाई द रूम मतलब क्या है, ओटी का ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है। अब ये लैमिनार एयर फ्लो है, लैमिनार एयर फ्लो है, तो इट शुड बी रिलेटेड टू सम एयर, बट एयर से आपको ये नहीं लगाना है कि यहाँ पे लिखा है एयरबोर्न कंटामिनेशन तो एयर है तो ये लगा दिया, भाई एयर से ह्यूमिडिफाई मतलब एयर से टेम्परेचर भी मेंटेन रह सकता है ओटी का, एयर से क्या है, टेम्परेचर भी मेंटेन रह सकता है, एयर फ्लो से क्या है, ह्यूमिडिटी भी मेंटेन रह सकती है। तो एयर फ्लो का मतलब डायरेक्ट एयर पे नहीं लगाना है अभी, बट पर्टिकुलरली लैमिनार एयर फ्लो जो है वो किसके लिए होता है, वो होता है आपके मेंटेन करने के लिए, क्या मेंटेन करने के लिए कि भाई एयरबॉर्न जो इन्फेक्शंस है, एयरबॉर्न जो कंटामिनेशन है, तो एयर के थ्रू जो भी कंटामिनेशन है उसको रोका जा सके, तो एयर क्या है, स्टरलाइज करी जा सके, एयर में बैक्टीरिया का पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करते हैं, मतलब एक स्टराइल जो फील्ड होती है हमारी ओटी में, वहां पे लैमिनार एयर फ्लो सिस्टम होता है, वहाँ की एयर भी स्टरलाइज होती है, वहाँ के डस्ट पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल, आपका बैक्टीरियल्स जो हैं, जो बैक्टीरिया हैं उनको क्या है फिल्टर करा जाता है। जनरली इसमें आपसे पूछ लेता है कोई, तो इसमें कौन सा फिल्टर यूज होता है, इसमें हैप्पा फिल्टर यूज होता है, सुना होगा नाम आपने, हैप्पा फिल्टर, हैप्पा फिल्टर है क्या ये, तो भाई ये क्या है हैप्पा फिल्टर, इसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म लिख लेना, हाई एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी प्यूरिफाइड एयर, प्यूरिफाइड एयर, हैप्पा बन गया, क्या बन गया, हाई एफिशिएंसी, सी है ये एफिशिएंसी, एफिशिएंसी प्यूरिफाइड एयर दैट इज द हैप्पा फिल्टर। और भी फिल्टर लगे होते हैं, HVAC फिल्टर होता है ओटी में, HVAC, HVAC फिल्टर भी होता है, HVAC, तो HVAC जो फिल्टर होता है इसका फुल फॉर्म क्या है भाई, इसका फुल फॉर्म है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, H से हो गया है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी वेंटिलेशन एयर कंडेंसनिंग, एयर कंडेंसनिंग, तो ये भी ध्यान रखना, इसको भी नहीं भूलना है। तो ये क्या है भाई हमारा HVAC, ह्यूमिडिटी वेंटिलेशन एयर कंडेंसनिंग। तो जनरली ये क्या है, ह्यूमिडिटी के लिए यूज होता है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूज होता है HVAC। तो और लेमिनार एयर फ्लो में क्या है, हम लोग स्टराइल करते हैं एयर को, बैक्टीरियल और डस्ट पार्टिकल को रोका जाता है, स्टराइल एयर फ्लो बनाया जाता है, स्टराइल फील्ड बनाई जाती है, हैप्पा फिल्टर यूज होते हैं, हाई एफिशिएंसी प्यूरिफाइड एयर हैप्पा फिल्टर का फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंटेन किस लिए यूज होता है भाई लैमिनार फ्लो, टू मेंटेन द एसेप्सिस, एसेप्सिस मतलब एब्सेंट फ्रॉम सेप्सिस, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन,
मिनिमाइजिंग एयरबॉर्न कंटामिनेशन को क्या करता है, मिनिमाइज करता है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी। चलिए तो आगे क्या है, द ओटी टेम्परेचर शुड आइडली बी मेंटेन। सीधे सीधे सवाल पूछ लिया है भाई कि ओटी टेम्परेचर बता दीजिए। ओटी का टेम्परेचर क्या होगा, ओटी का टेम्परेचर आइडली क्या होता है, क्या होता है इसमें से देख के बता देना। तो क्या है, 16 से 18 डिग्री सेल्सियस। हाइपोथर्मिया हो जाएगा, 16 से 18 डिग्री नहीं करना है। 18 टू 22 डिग्री, यस यही होता है। 25 टू 27 नहीं है, ये भी ज्यादा है। तो क्या है, आइडली कितना मेंटेन करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद कर लो, मेमोराइज कर लो। 18 टू 22 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी का पूछे कोई तो 60% है सिंगल में, एवरेज में 60% है, 60 टू 70% है, और सिंगल पूछे तो 60% है। क्या है ये, ओटी का क्या है, ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है। टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, 18 से 22 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर। इसमें क्या पूछा है कि इन सब में से कौन सा बेस्ट इंडिकेटर है। अब किस चीज का इंडिकेटर पूछा है, इंडिकेटर ऑफ स्टलाइजेशन। स्टलाइजेशन का कौन सा बेस्ट इंडिकेटर है, कौन से स्टलाइजेशन में, ऑटोक्लेव में। अभी अभी ऑटोक्लेव की बात हुई थी, मैंने बताया भी था आपको कि एक और चीज आ रही है मेरे दिमाग में, बट क्वेश्चन था तो मैंने नहीं बताया। अब यहां पे क्या पूछा है, बेस्ट इंडिकेटर पूछा है, सिंपल ऑटोक्लेव का। क्या है कि आप उसकी ऑटोक्लेव की क्वालिटी कैसे चेक करेंगे, उसकी रिलायबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो कि वो ठीक से ऑथेंटिसिटी से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। कलर चेंज टेप, कि भाई कलर चेंज अगर हो गया तो क्वालिटी ठीक है, सही काम करा है, सही से स्टरलाइजेशन करा है। और क्या है, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से टेम्परेचर आप चेक करके पता करेंगे। और क्या लिखा है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स मतलब बैसिलस स्टीरियो थर्मोफाइलस, बैक्टीरिया है, समझा देंगे इसके बारे में भी, अभी समझा दिया जाएगा। और उसके बाद क्या है, केमिकल इंडिकेटर, कि भाई कोई केमिकल इंडिकेटर यूज करेंगे क्या। ठीक, तो यहां पे पूछा है कि ऑटोक्लेव की क्वालिटी चेक करनी है हमको, ऑटोक्लेव सही से काम कर रहा है, बेहतर रिजल्ट, बढ़िया रिजल्ट, ऑथेंटिक रिजल्ट, रिलायबल रिजल्ट दे रहा है, वो चेक करना है। तो कलर चेंज टेप से क्या है भाई, ये चीज चेक नहीं हो पाएगी। कलर टेप जो है ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो कलर टेप से क्या होगा, ये कलर टेप का यहाँ पे नहीं चल पाएगा फंडा। कलर टेप जो है वो हमारा स्पेसिफिक क्या है, स्पेसिफिक हीट सेंसिटिव कलर टेप होते हैं। तो हीट सेंसिटिव, अब 121 डिग्री वाला अगर हमने करा है तो प्रेशर भी पता लगाना है भाई हमें। ऑटोक्लेव में तो तीनों चीजें पता लगानी है ना। क्या पता लगानी है हमको, तो टाइम भी पता लगाना है 15 मिनट, और क्या पता लगाना है हमको, हमको प्रेशर भी पता लगाना है, प्रेशर भी 15 पता लगाना है। और क्या पता लगाना है हमको, हमको यहाँ पे टेम्परेचर भी पता लगाना है 121 डिग्री सेल्सियस, ये भी पता लगाना है। तो हमको तो ओवरऑल क्वालिटी देखनी है, तो ये नहीं होगा। थर्मामीटर खाली क्या करेगा, टेम्परेचर चेक करेगा, तो ये भी नहीं होगा। बायोलॉजिकल इंडिकेटर है, इसकी बात अभी मैं करूंगा। केमिकल इंडिकेटर्स यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। बायोलॉजिकल इंडिकेटर समझ तो गए होंगे आप लोग कि सर इसके बारे में बात करने के लिए कह रहे थे, तो यही आंसर होगा। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट के पीछे भागोगे तो मेडिकल सर्जिकल झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, बार बार बोलता हूँ हर वीडियोज में। तो अब क्या है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया कुछ यूज करे जाते हैं। कैसे बैक्टीरिया, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफाइलस, ये एक बैक्टीरिया होता है, तो इसको यूज करा जाता है। यहाँ पे क्या है, इस बैक्टीरिया को स्ट्रिप में लगा के यूज करा जाता है। इस बैक्टीरिया के स्ट्रिप को रखा जाता है ऑटोक्लेव में, ऑटोक्लेव में रखा जाता है। और पर्टिकुलरली क्या है, जब ये बाहर निकलता है, ऑटोक्लेव होने के बाद में इस स्ट्रिप को बाहर निकाला जाता है और लैब में भेजा जाता है। लैब में भेजा जाता है, इसका माइक्रोस्कोपिक टेस्टिंग होती है। तो वहां पे क्या देखने को मिलता है कि भाई ये जो बैक्टीरिया था ये तो डेड हो गया है, अब ये क्या है, डेड हो गया है। यहाँ पे क्या हुआ है, साइटोसिस हो गया है, यहाँ पे डेथ हो गई है, किल हो गया है ये बैक्टीरिया। तो ऑटोक्लेव ठीक से काम कर रहा है। बट यहाँ पे हमको पता है कि स्टरलाइजेशन में हम लोग स्पोर फॉर्म भी
मतलब बैक्टीरिया का जो स्पोर फॉर्म होता है, जो वो एक क्लस्टर बना लेता है कैल्शियम का, प्रोटीन का, उसको भी स्टरलाइज करते हैं, मतलब वो भी नहीं बचता है। स्पोर फॉर्म में बैक्टीरिया होगा तो वो भी नहीं बचेगा। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है, ये स्पोर फॉर्म वाला ही बैक्टीरिया है, ये स्पोर फॉर्म वाला ही बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया की स्ट्रिप रखते हैं, तो अगर ऑटोक्लेव के बाद ये अगर माइक्रोस्कोपिक टेस्टिंग के बाद क्या है, डेड है, तो दैट मीन्स ऑटोक्लेव, योर ऑटोक्लेव इज वर्किंग वेरी डेफिनेटली फाइन एंड इट इज ऑथेंटिक। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स यूज करते हैं, और भी बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं, हीट सेंसिटिव बैक्टीरियाज भी होते हैं। यहाँ पे अभी स्पोर फॉर्म रखी थी, तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट। बेस्ट पूछा है तो बेस्ट इंडिकेटर हमेशा लगाना है आपको बायोलॉजिकल इंडिकेटर। जो क्या बन गया है यहाँ पे, आंसर क्या बन गया है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर यहाँ पे आंसर बन गया है। करेक्ट आंसर क्या है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। सर्जिकल हैंड रब, सॉरी सर्जिकल हैंड स्क्रब शुड बी डन फॉर एटलीस्ट, टाइम पूछा है, सीधे सीधे क्या पूछा है भाई, टाइम पूछा है, कह रहा है टाइम बता दीजिए सर्जिकल हैंड स्क्रब का, टाइम बता दीजिए कि कब तक होता है इन चारों में से, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट या 3 से 5 मिनट। तो सर्जिकल हैंड वॉशिंग हम 3 to 5 मिनट्स करते हैं, स्क्रब भी वही है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर सीधे सीधे है, स्ट्रेट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 से 5 मिनट तक हम क्या करते हैं, सर्जिकल हैंड स्क्रब करते हैं, सर्जिकल हैंड स्क्रब करते हैं, सर्जिकल हैंड वॉशिंग करते हैं। अब मेडिकल हैंड वॉशिंग होता है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग होता है। टाइम वाइम सब जगह बुक में लिखा होता है कि भाई ये इतना होगा, 40 से 60 सेकंड होगा, WHO ने बोला है ये 3 से 5 मिनट तक होगा, ठीक है, सब पता है। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं मैं कि क्रूशल है, वो क्रूशल है टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ मेडिकल हैंड वॉशिंग एंड अ सर्जिकल हैंड वॉशिंग। तो यहाँ पे क्या है कि भाई जो हमारा हैंड वॉशिंग होती है मेडिकल, तो उसमें जो आपका वाटर का जो फ्लो रहता है, वो क्या है, वो फ्लो आपका रिस्ट से, वो फ्लो जो है, वो फ्लो आप ऐसे करते हैं, वो फ्लो रिस्ट से जो वाटर फ्लो है वो नीचे की तरफ जाता है, फिंगर्स की तरफ जाता है, फिंगर्स की तरफ जाता है। और बात करें सर्जिकल हैंड वॉशिंग की, तो वो क्या है, वो हम लोग एल्बोस तक करते हैं, यहां से लेके एल्बोस तक हम लोग स्क्रब या सर्जिकल हैंड वॉशिंग करते हैं। और उसमें क्या है, उसमें जो फ्लो है वाटर का वो कहाँ से जाता है, फिंगर टिप्स पे हमारे से यहाँ पे जाता है, कहाँ पे, एल्बो पे जाता है, मतलब ऊपर से नीचे जाता है। तो ये दोनों चीजों को याद करिएगा, ये दोनों चीजों को याद कर लीजिएगा, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। यहाँ पे सर्जिकल हैंड वॉशिंग, सर्जिकल हैंड स्क्रब का 3 to 5 मिनट आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ ड्रेपिंग, जो ड्रेपिंग करते हैं हम सर्जरी में, ड्रेपिंग जो करते हैं वो सर्जिकल पेशेंट में वो किस लिए करते हैं। ज्यादातर मैंने बोला था कि लास्ट में ओटी से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस रहेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं सारे ओटी से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या है, पर्पस क्या है भाई ड्रेपिंग का, बता दीजिए। कीप द पेशेंट वार्म, पेशेंट को वार्म रखने के लिए, मेंटेन प्राइवेसी, प्राइवेसी मेंटेन करनी है, ठीक बात है, ड्रेप करना है, क्रिएट अ स्टराइल फील्ड, स्टराइल फील्ड को क्रिएट करना है, अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ सर्जिकल टीम, जो सर्जिकल टीम है, सर्जिकल जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन है, सर्कुली आपका क्या कहते हैं, स्क्रब नर्स है, तो क्या है, इन सारी जो सर्जिकल टीम्स को क्या करना है, उसको कंटामिनेशन करने से बचाएगा आपका ड्रेप। तो इसमें से क्या है कि भाई ड्रेपिंग यहाँ पे जो लिखा गया है, ये हम पेशेंट को वार्म रखने के लिए भी करते हैं, प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए भी करते हैं, स्टराइल फील्ड मेंटेन करने के लिए भी करते हैं, और ये भी करने के लिए करते हैं। तो भाई यहाँ पे तो चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, चारों ऑप्शन करेक्ट है। बट यहाँ पे बात करें प्रायोरिटी की, इन सारे ऑप्शंस में से प्रायोरिटी की अगर बात करें, तो ड्रेपिंग का एक्चुअल पर्पस होता क्या है, वो होता है क्रिएट अ स्टराइल फील्ड, स्टराइल फील्ड अराउंड द इंसिशन, अराउंड द इंसिशन, जो इंसिशन है, अभी तो चलिए सूचन लगा दिए मैंने, सूचन नहीं लगेंगे इसमें अभी से, ठीक है। तो ये जो ड्रेपिंग हुई है, ये जो ड्रेपिंग करा है, तो ये जो ड्रेपिंग करा है, ये क्या है कि इसके चारों तरफ इंसिशन के स्टराइल फील्ड बनानी है। ये भी होता है, ये भी होता है, बट ऑब्वियसली इट इज द, दिस इज द बाय डिफॉल्ट थिंग। मतलब क्या है कि भाई ये कर रहे हैं तो प्राइवेसी तो मेंटेन कर ही रहे हैं, पेशेंट के ऊपर क्लोथिंग है, ड्रेपिंग है, पेशेंट विल फील वार्म, अवॉइड कंटामिनेशन तो वो होगा ही। तो क्या है, बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, एक स्टराइल फील्ड कलेक्ट क्या है मेंटेन कर रहे हैं। तो ये हमारा
प्राइम पर्पस है, अल्टीमेट पर्पस है, तो आंसर यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे ये रहेगा। नहीं है अगर ये, तो आप बाकियों में से चूज कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 30-year-old मेल इन आईसीयू, 30 साल का पेशेंट है, मेल पेशेंट है, आईसीयू में है, डेवलप्स मसल वीकनेस, मसल वीकनेस डेवलप हो गया है, एंड और क्या हुआ, ईसीजी शो पीक टी वेव, पीक टी वेव ईसीजी ने इंडिकेट करा। लैब वैल्यू क्या दे रखा है, पोटेशियम तो 6.8 पहुंच गया है, ओ हो भैया 6.8 पहुंच गया है, सीवियरली पेशेंट इज इन द हाइपरकैलेमिया। सीधी सीधी बात है, अभी बताया था पहले क्वेश्चन में, बताया था क्वेश्चन नंबर 71 में बताया था आपको कि भाई यहाँ पे हमारा हाइपरकैलेमिया में क्या क्या होता है, किसकी वजह से हाइपरकैलेमिया बताया था। डिस्कस क्या कर रहे थे हम लोग मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया डिस्कस कर रहे थे। पोस्ट ऑपरेटिव एनेस्थीसिया का कॉम्प्लिकेशन बताया था, एक मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया और एक हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया में ही मैंने आपको बताया था कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाएगा, टी वेव पीक हो जाएगी। वही क्वेश्चन दूसरी तरीके से घूम फिर के आपके सामने आ गया है, तो ये क्वेश्चन का आंसर तो अब बिल्कुल बनता ही बनता है देना। तो यहां पे क्या है, पूछा क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। भाई वहां पे हमने साइन सिम्टम्स की बात करी, वहां पे हमने बात करी थी एंटीडोट्स की भी बात करी थी, यहाँ पे एंटीडोट्स की भी बात करी थी। तो बिल्कुल ये है, पूरा पूरा आपको ही आंसर देना है। मैनेजमेंट की बात है, हाइपरकैलेमिया की, एंटीडोट्स की दो की बात करी थी मैंने आपसे। गिव ओरल सोडियम पॉलिस्ट्रीन सल्फोनेट, एडमिनिस्टर आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट, स्टार्ट आईवी इंसुलिन विद ग्लूकोज, गिव लूप डायरेटिक्स। क्या है, लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स मतलब आपका लेसिक्स वगैरह जो होता है, ये लूप डायरेटिक्स है, लेसिक्स जो फ्रोसेमाइड वगैरह होते हैं, तो वो देना है क्या आपको। तो इन चारों में से मैंने बताया था कि भाई आपको दो चीजें मैंने बताई थी, याद होगा आपको। तो एक मैंने आपको क्या बताया था, एक ये बताया था, एक ये बताया था, क्या है, सोडियम मतलब सॉरी इंसुलिन विद ग्लूकोज क्या करता है, ये पोटेशियम का जो लेवल है इसको कम करता है। और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये कार्डियक जो इमरजेंसी हुई है, जो कार्डियक ईसीजी चेंजेस हुए हैं, जो कार्डियक इमरजेंसी हुई है, उसका इमीडिएट क्या है, ये उसका इमीडिएट क्या है, एंटीडोट है, उसका इमीडिएट एंटीडोट है। तो यहाँ पे क्या है, 6.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पहुंच गया है, हाइपरकैलेमिया, टी वेव पीक हो गई है। यहां पे आपका करेक्ट आंसर है कि एडमिनिस्टर करना है आईवी ग्लूकोनेट रादर देन इंसुलिन, तो ये नहीं करेंगे। अगर यहां पे पूछा जाता कि व्हाट इज द क्या है, व्हाट इज द सेकंड लाइन मैनेजमेंट, तो पूछा क्या है यहां पे, भाई फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट पूछा है ना। फर्स्ट लाइन पहले क्या करोगे, प्रायोरिटी क्या है मैनेजमेंट की, तो पहले कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, हार्ट को स्टेबल करेंगे, उसके बाद इंसुलिन विद ग्लूकोज देते रहना, क्या है, सोडियम वो सॉरी पोटेशियम को लोअर करने के लिए। तो इमीडिएट क्या है, अभी फर्स्ट लाइन क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट इमीडिएट है, बताया था पहले ही, पहला ही क्लास में, पहला ही यहाँ पे क्वेश्चन था, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट हमारा ये हो गया है। तो यहाँ पे बात करें कि सर हम एडमिनिस्टर कैसे कर दें हमारे पास तो राइट्स नहीं है, तो राइट्स तो है नहीं आपके पास, बट अल्टीमेटली तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं है यहाँ, तो यू हैव टू सिलेक्ट वन, कुछ तो चूज करना ही पड़ेगा। तो गिव ओरल यहाँ पे भी आप कुछ दे रहे हैं, एडमिनिस्टर यहाँ पे भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी इंसुलिन दे रहे हैं, यहाँ पे भी लूप डायरेक्टिक दे रहे हैं, तो सब जगह कुछ ना कुछ दे रहे हो। तो यहाँ पे वो एज पर द ऑर्डर लिखा हुआ है, फिजिशियन को कॉल करें, वो तो कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा सीधा बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, एडमिनिस्टर आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट। और आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट एंटीडोट हो गया है किसका, हाइपरकैलेमिया का। और किसका एंटीडोट है वो भी बताया था भाई, MgSO4 का एंटीडोट है, MgSO4 का एंटीडोट है, ठीक। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी इसका एंटीडोट है। और ये मैग्नीशियम सल्फेट जो है, ये ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है, ये ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है, तो ये किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, ये एक्लेम्शिया प्री-एक्लेम्शिया की ड्रग ऑफ चॉइस है। सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन निकल जाते हैं, एक MCQ से 10 क्वेश्चन 10 MCQ निकल जाते हैं। तो बात क्या है यहाँ पे भाई, अगला द रूल ऑफ 9 इज यूज्ड टू असेस, रूल ऑफ 9 की बात आ गई है। रूल ऑफ 9 क्या करता है, डिग्री बताता है बर्न की, कॉज बताता है कि हुआ क्यों है, या फिर एक्सटेंट बताता है बर्न का, एक्सटेंट मतलब कि कितना फैला है, एरिया कितना कवर हुआ है, फ्लूइड लॉस बताता है, तो भाई डिग्री भी नहीं बताता, कॉज भी नहीं बताता, एक्सटेंशन बताता है मतलब क्या है, बॉडी सरफेस एरिया बताता है, BSA बताता है कितना हुआ है,
रूल ऑफ 9 की बात करें सिंपली तो वो भी है, पता होगा आपको कि भाई मान लीजिए कि क्या है, ये पेशेंट है, मान लेना अब यही है पेशेंट जो भी है, तो यहाँ पे क्या है, इसका क्या है 9% है, 9% ये है, 9% ये है, तो क्या है 9 9 9, याद कर लेना क्या है 9% इज इंक्लूडिंग द फेस, हेड और नेक 9% है, दोनों एक्सट्रीमिटीज 9% है, 4.5 पोस्टीरियर का ये वाला और 4.5 इसका, तो 9% ये 9% ये 9 9 हो गया, 9 9 9। ठीक, अब ये जो नेक ये वाला बताया है ये भी ओवरऑल है, पोस्टीरियर एंटीरियर नेक पूरा ये 9% है। बात करते हैं इसकी, तो फ्रंट जो है भाई, एंटीरियर जो है पूरा हमारा थोरेसिक और एब्डोमेन का, ये 18% है, और हमारा जो पोस्टीरियर है वो भी 18% है, पोस्टीरियर भी 18% है, तो दोनों का मिला के 36% हो जाता है, आगे पीछे मिला के एब्डोमेन थोरेसिक कैविटी। बात करते हैं दोनों लेग्स की, तो ये एक 18% है, 9% पीछे वाला एक लेग, 9% आगे, तो एक लेग 18%, दूसरा वाला लेग भी 18% हो गया है, 9 9 9 18 18 18 18। बीच का अगर पूछ ले कोई, थोरेसिक पूरा सर्कमफ्रेंस, थोरेसिक एब्डोमेन एंटीरियर और पोस्टीरियर 36%, 18 प्लस 18% है, और 1% किसका होता है, 1% जो होता है पेरिनियम एरिया का होता है। तो सिंपल क्या है यहाँ पे हमारा आंसर, एक्सटेंट ऑफ बर्न यहाँ पे हमारा आंसर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पार्कलैंड फॉर्मूला फॉर फ्लूइड रेसिस्टिगेशन इन बर्न इज, पार्कलैंड फॉर्मूला क्या होता है, फ्लूइड रेसिस्टिगेशन में यूज करते हैं, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, बॉडी वेट टीबीएस, बॉडी वेट टीबीएस सब जगह यही दे रखा है, सब जगह यही दे रखा है, बस एमएल चेंज कर रहा है क्वेश्चन, एमएल चेंज कर रहा है, ये एमएल चेंज हो रहे हैं क्वेश्चंस में, तो क्या है 2 ml नहीं होता है, 2 ml नहीं होता, 3 ml नहीं होता, 1.5 ml नहीं होता है, करेक्ट आंसर क्या है भाई इसका, करेक्ट आंसर है 4 ml, 4 ml इनटू बॉडी वेट 100 टीबीएस। टीबीएस क्या है यहाँ पे, टोटल बॉडी सरफेस एरिया है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया है, और रूल क्या है भाई इसका, मान लो कि इसको निकाल के आपका 1000 ml आया, 1000 ml फ्लूइड देना है, फ्लूइड ऑफ चॉइस कौन सा होता है, रिंगर लैक्टेड, क्या है आरएल देना है, 1000 ml निकल के आ गया इसकी इससे, तो अब होता क्या है कि भाई यहाँ पे पहले 8 घंटे में, फर्स्ट 8 आवर्स में, फर्स्ट 8 आवर्स में हाफ देते हैं इसका, तो हाफ कितना हो जाएगा 500 ml हो जाएगा, बाकी हाफ जो बचा है वो क्या है 16 घंटों में देना है, 16 घंटों में देना है 500 ml, तो ये टोटल हम लोग इसका हाफ कर देते हैं, पहले 8 घंटे में आता जो भी निकलेगा, 1200 निकलता अगर तो 600 ml हो जाता, और 600 ml जो है 16 घंटे में देते, तो हाफ कर देते हैं हम यहाँ पे। समझ में आई होगा, आपको आ गया होगा। जो नॉर्सेट एक्सप्रेस सीरीज चल रहा है हम लोगों का, उसमें इंटीग्रेटरी सिस्टम में बन पढ़ाया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, सारी चीजें उसमें है, वीडियो पड़ी है जीडीसी नर्सिंग परिवार के प्लेटफॉर्म पे, जाके बिल्कुल देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इन बर्न पेशेंट, बर्न का पेशेंट है, द प्रायोरिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर, फिर से आ गया भाई 24 आवर वाला, फिर से आ गया 24 आवर वाला, तो 24 आवर में प्रायोरिटी क्या है, फ्लूइड रेसिस्टिगेशन, क्या है फ्लूइड रेसिस्टिगेशन ही है, क्योंकि भैया हाइपोवोलेमिया हो जाएगा पेशेंट को, वरना क्या हो जाएगा, हाइपोवोलेमिया हो जाएगा पेशेंट को, फ्लूइड रेसिस्टिगेशन करना है। फ्लूइड रेसिस्टिगेशन किससे करना है, फ्लूइड रेसिस्टिगेशन कैसे करोगे, पार्कलैंड फॉर्मूला से करोगे, पार्कलैंड फॉर्मूला से फ्लूइड रेसिस्टिगेशन करोगे। बॉडी वेट पता होगा, टीबीएस टोटल बॉडी सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, रूल ऑफ 9 से, रूल ऑफ 9 से टोटल बॉडी सरफेस एरिया निकल जाएगा। सारी चीज क्लियर हो गई है, कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। जो पहली पार्ट 1, पार्ट 2 और आई थिंक पार्ट 3 वाली जो केजीएमयू का चल रहा था मेडिकल सर्जिकल, उसमें ज्यादातर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वाली चीजों को सॉल्व करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए। तो आंसर क्या हो गया है यहाँ पे भैया, आंसर हो गया सीधे सीधे, क्या हो गया आंसर, फ्लूइड रेसिस्टिगेशन। फ्लूइड रेसिस्टिगेशन आपका पहले 24 घंटों में प्रायोरिटी है। बात करते हैं सिल्वर सल्फर डायाजाइन, सिल्वर सल्फर डायाजाइन यहाँ पे बात है, इज यूज्ड इन बर्न पेशेंट, बर्न पेशेंट में यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्यों करते हैं, यहाँ पे बात हो रही है सिल्फर सल्फर डायाजाइन की, पेन रिलीफ के लिए करते हैं, इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए करते हैं,
या फिर फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए करेंगे, या तो क्या करेंगे भाई स्किन ग्राफ्टिंग के लिए करेंगे। तो स्किन ग्राफ्टिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये क्या है, ये होता क्या है, ये एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। सिल्वर नाइट्रेट भी वही होता है, बट वो क्या है, उसका इंटेंसिटी इतनी नहीं होती। सिल्वर सल्फर डाइऑक्साइड का ज्यादा यहाँ पे यूज होता है एज एंटी माइक्रोबियल। तो एंटी माइक्रोबियल पेन रिलीफ तो करेगा नहीं, इन्फेक्शन प्रिवेंट करेगा, फ्लूइड रिप्लेसमेंट तो करेगा नहीं, ये तो सुमेक करता है, मैग्नीशियम सल्फेट करता है। तो यहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग तो है नहीं। सीधा सीधा आंसर है। होता क्या है भाई, समझ लोगे इसको कि है क्या, तो आंसर तो निकल ही आएगा। तो ये है क्या, ये हमारा भाई ये तो एंटी माइक्रोबियल है, तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा, इंजरी जिसके बर्न वाली इंजरी हुई है। अगला क्या है, इलेक्ट्रिकल बर्न। इलेक्ट्रिकल बर्न हुआ है, इलेक्ट्रिकल बर्न हुआ है द मेजर इंटरनल कॉम्प्लिकेशन। इलेक्ट्रिकल बर्न के पेशेंट में मेजर इंटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती है? तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, हाइपोग्लाइसीमिया, पेशेंट का ब्लड शुगर भैया कम हो जाएगा, पेशेंट का ब्लड शुगर कम हो जाएगा, तो ये होगा। रीनल फेलियर होगा ड्यू टू मायोग्लोबिन यूरिया, तो भाई ये क्या है बता दिया जाएगा, चलो। हाइपोथर्मिया होगा, कार्डियक अरिथमिया, कार्डियक अरिथमिया इर्रेगुलर, क्या है, इर्रेगुलर हार्ट रिदम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे इन इलेक्ट्रिकल बर्न की बात आई है, बर्न नहीं है, इलेक्ट्रिकल बर्न स्पेसिफाई कर दिया गया है, समझ लेना ध्यान से। इलेक्ट्रिकल बर्न का जो केस है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिकल बर्न है, तो इलेक्ट्रिकल बर्न का जो केस है हमारा, उसमें जो हार्ट है, उसमें जो हार्ट की जो मायोकार्डियल लेयर होती है, ये जो मायोकार्डियल लेयर होती है हार्ट की हमारी, इसमें क्या है हमारा नेटवर्क होता है। किसका नेटवर्क होता है भाई, इसमें हमारा नेटवर्क होता है कंडक्टिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ऐसे नोड आपने पढ़ा है, पूरे अच्छे से पढ़ा है भाई एट्रियल में, यहाँ पे अपना ऐसे नोड हो गया, ये हमारा इधर ए बी नोड हो गया इस वाले जंक्शन पे, ये हमारे बंडल ऑफ हिस्स जा रहे हैं, और यहाँ से हमारा परकुंजे फाइबर्स निकलते हैं जो कि एम्बेडेड हो जाते हैं, क्या किसके अंदर, परफोरेट हो जाते हैं, मायोकार्डियल लेयर के अंदर परकुंजे फाइबर चले जाते हैं। ये हमारा कंडक्टिंग सिस्टम है। ये वाला हमारी नर्व किससे कनेक्टेड है, ये भाई ऐसे नोड क्या है, वेगन नर्व से कनेक्टेड है। सिंपल सिंपल आ गया पूरा पूरा। तो यहाँ पे इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल बर्न, जब इलेक्ट्रिसिटी रन करती है बॉडी के अंदर इन बर्न, मतलब अगर कोई एक्सीडेंट होता है इलेक्ट्रिकल बर्न का, तो वहां पे वो जो इलेक्ट्रिकल जो शॉर्ट सर्किट है जो हुआ है, वो इससे क्या है, इसमें डिस्टरबेंस लाएगा। वो क्या करेगा वो यहाँ पे डिस्ट्रप्शन लाएगा, इनके जो सिग्नल्स हैं इनके बीच में डिस्ट्रप्शंस ला सकता है वो, इनके बीच में डिस्ट्रप्शन लाएगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कार्डियक जो है, जो रिदम है वो गड़बड़ा जाएगा, कंडक्टिविटी ऑल्टर हो जाएगी, कंडक्टिंग पाथवे इंजर्ड हो जाएंगे, कंडक्टिविटी यहाँ पे लूज हो सकती है, तो इरेगुलर हार्ट बीट्स हो सकती हैं, तो यहाँ पे कार्डियक अरिथमिया हो सकता है। हो सकता है क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज होती है, ध्यान से सुन लेना। और क्या चीज होती है कि यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रिसिटी रन करती है और ये परकुंजे फाइबर्स में जाती है और मायोकार्डियल लेयर के अंदर जाती है, तो यहाँ पे जो मायोसाइट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। किनका डिस्ट्रक्शन होता है भाई, यहाँ पे मायोसाइट्स का, मायोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और इसके अंदर जो मायोग्लोबिन होता है, मायोग्लोबिन जो होता है वो क्या है, ब्लड में आ जाता है, और ब्लड में आ जाएगा तो ब्लड फिल्टर होते होते कहाँ पे जाएगा, फिल्टर होने किडनी में जाएगा। तो यहाँ पे लिखा रीनल फेलियर होगा ड्यू टू मायोग्लोबिन यूरिया, यूरिन के अंदर मायोग्लोबिन निकलने लगता है, जो यहाँ पे इसकी वजह से आया है, मायोकार्डियल का यहाँ पे जो इंजरी हुई है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, उसकी वजह से किडनी से पास होके यूरिन में निकल रहा है, और इसकी मायोग्लोबिन की वजह से रीनल फेलियर हो जाएगा, किडनी भी यहाँ पे क्या है, इन्फ्लेम हो जाएगी, उसकी वजह से रीनल फेलियर हो सकता है। तो भाई दोनों हो सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो दोनों हो सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको, कॉन्सेप्ट समझा दिया कि भाई किडनी में क्या होगा और हार्ट में क्या होगा, इंटररिलेटेड है दोनों, ध्यान रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है इस बात को, इंपॉर्टेंट है। कैसे भी घूम के, ये जरूरी नहीं है कि सर ये तो डायरेक्ट है,
अरे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, घूम फिर के कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कुछ भी नहीं हो पाएगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बिल्कुल आसानी हो जाएगी, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी होगा आप सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो बस। इन इलेक्ट्रिकल बर्न द मेजर इंटरनल कॉम्प्लिकेशन, अब यहाँ पे मेजर पूछ रहा है भाई, ये कह रहा है मेजर बता दीजिए। तो मेजर जो स्टार्टिंग होता है, प्राइमरी जो है इफेक्ट होता है वो हमारा किस पे होगा, वो हमारा कार्डिक अरिथमिया ही से ही स्टार्ट होगा। सबसे पहले यही हमारा मेजर कॉम्प्लिकेशन है, उसके बाद ये किडनी विडनी की तरफ जाएगा, मायोग्लोबिन रप्चर निकल के ब्लड में जाएगा, रप्चर होगा मायोकार्डियल, और फिर यूरिन में जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, इरिटेट होगा किडनी का लाइनिंग वगैरह, और उसके बाद रीनल फेलियर, इन्फ्लामेशन, वो सब देखने को मिलता है। तो कार्डिक अरिथमिया यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। मेजर कॉम्प्लिकेशन जब बात करें तो ये है, अगर ये नहीं होता ऑप्शन में तो 110% रीनल फेलियर लगाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग बर्न डेप्थ, बर्न का डेप्थ, बर्न का डेप्थ पता करना है, बर्न का डेप्थ पता करना है कितना गहरा हुआ है। कलर से पता करेंगे स्किन के, सेंसेशन टेस्टिंग से पता करेंगे, कैपिलरी रिफिल सीआरटी, कैपिलरी रिफिल टाइम से पता करेंगे, सीआरटी से पता करेंगे, या तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से करेंगे। तो इसमें क्या लगाना है भाई, देखिए थोड़ा सोचिए, ध्यान से सोचिए, दिमाग लगाइए क्या लगाना है। तो भाई अगर अगर टीबीएसए की बात होती कि कितना एरिया बर्न हुआ है तो रूल ऑफ 9 से निकाल लेते। अब बात हुआ है डेप्थ की, बर्न के डेप्थ की यहाँ पे बात हुई है, तो बर्न के डेप्थ की यहाँ पे बात हुई है, तो यहाँ पे भाई कलर ऑफ स्किन से पता नहीं चलेगा, पता चल जाएगा सेंसेशन टेस्टिंग से ही। बट यहाँ पे क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है, इन सब क्लिनिकल एग्जामिनेशन में तो ये सारे के सारे आ जाएंगे। जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है इसमें तो ये आपके सारे ही आ जाएंगे। कैपिलरी रिफिल टाइम भी चेक होगा, सेंसेशन टेस्टिंग भी होगी, कलर ऑफ स्किन भी चेक होगा, सब कुछ होगा। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही बहुत सारे ओवरऑल टेस्ट का कॉम्बिनेशन करने के बाद आप डेप्थ का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, क्लिनिकल एग्जामिनेशन आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्या है, क्लाइंट विद फेशियल बर्न इज एट ग्रेटर रिस्क ऑफ, ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ फेशियल बर्न का क्लाइंट है। सबसे ज्यादा इन चारों में से किसका रिस्क है, फेशियल है, याद रखना फेशियल है। आंसर क्या है इसका, एमसीक्यूज में क्या ऑप्शंस हैं, इन्फेक्शन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्चर्स। कॉन्ट्रैक्चर्स क्या होते हैं बता चुका हूं, प्रीवियस में बता चुका हूं, इसी में अभी कुछ स्लाइड पहले बता दिया था। फ्लूइड डेफिशिएंट, तो क्या होगा भाई, अगर क्या है फेशियल बर्न हो गया है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि फेस बर्न हो गया है, नेक बर्न हो गया है, या फेस ही बर्न हो गया है, तो कॉन्ट्रैक्चर्स क्या है, कॉन्ट्रैक्चर्स का वहां पे रहता है, कॉन्ट्रैक्चर्स का वहां पे रहेगा। फेस बर्न की वजह से कॉन्ट्रैक्चर होगा, नेक का ये जो एक्सटेंशन है ये कम हो जाता है, ये कम हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर नहीं लगाना है। ये जब कम होता है तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का खतरा बहुत बन जाता है, एयरवे ब्लॉक हो जाता है। तो आंसर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर मत लगा के आ जाना, यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। किसकी वजह से होगा, कॉन्ट्रैक्चर की वजह से होगा। बट अल्टीमेटली भाई यहाँ पे रिस्क किसका है, अल्टीमेटली तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का ही रिस्क है। ठीक, और दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है, दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है कि पेशेंट के बर्न्स इंजरी है, पेशेंट के फेस में बर्न इंजरी है, हो सकता है पेशेंट केमिकली एक्सपोज्ड हो सकता है पेशेंट का क्या है, डेब्रीज हो, डस्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, कुछ भी हो, तो वो फेशियल इंजरी है। नॉस्ट्रिल है, हो सकता है कि स्किन डैमेज हो गई है नॉस्ट्रिल की, बंद हो गए हैं फ्लैप्स, नेयर्स जो हैं बंद हो गए हैं, नेसल जो फिले ये हैं ये बंद हो गए हैं नॉस्ट्रिल, तो भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो बहुत सारे मल्टीपल केसेस हैं यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, प्रायोरिटी पे रखना है आपको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अगला क्या है, विच कंडीशन इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म इमोबिलिटी, लंबे समय तक पेशेंट क्या है, इमोबाइल है, मतलब क्या है, चल फिर नहीं पा रहा है, पेशेंट बेड रिडन है, तो क्या हो सकता है उसको, क्या है सबसे ज्यादा किसके चांसेस हैं, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी 10 बार बता चुका हूं, 10 बार बता चुका हूं, क्या है, इंक्रीज एपेटाइट, एपेटाइट बढ़ जाएगी, लेटा रहेगा तो एपेटाइट नहीं बढ़ेगी भैया, इमोबाइल पेशेंट है, इमोबाइल पेशेंट है, मोटिलिटी गट की मोटिलिटी, पैरालिसिस मूवमेंट कम होगा, भूख नहीं लगेगी, पेशेंट एनोरेक्सिया में जा सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो डाइट तो बढ़ ही नहीं सकती, हाइपर एक्टिव नहीं होगा, हाइपर एक्टिव नहीं होगा,
मोबिलिटी वैसी कम है, इमोबाइल है तो हाइपर एक्टिव नहीं होगा, यूरिनरी फ्रिक्वेंसी नहीं बढ़ती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि पेशेंट मूव नहीं कर रहा है, पेशेंट मूव नहीं कर रहा है, पेशेंट का मूवमेंट नहीं है, मसल टोन नहीं है, तो वेन का जो वॉल्व है वो ठीक से काम नहीं करेंगे, और पैरों में, डीप वेन में पैरों में थ्रोम्बोसिस होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड की पुलिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लड नीचे से ऊपर उठ के नहीं आ पाता, वीनस से वीनस रिटर्न जो है, जो ब्लड आना था वो नहीं आ पाएगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वेरिकोज वेन बोल लो आप चाहें, तो उसमें यहाँ पे बहुत खतरा होता है। इमोबिलिटी वाले पेशेंट का लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है, समझ जाना डायरेक्टली, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यहाँ पे आपका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। आगे क्या है, द प्राइमरी एम फॉर प्री ऑपरेटिव टीचिंग। भाई आप क्या है, एक नर्स, यू आर अ नर्स, आप क्या कर रहे हैं, आप पहले पेशेंट को पहले ऑपरेशन से पहले प्री ऑपरेटिव फेज में आप टीचिंग दे रहे हो, तो उसका एम क्या होता है, व्हाट इज द प्राइमरी एम, रिड्यूस सर्जरी कॉस्ट, कि आप उसे टीचिंग देंगे तो सर्जरी की कॉस्ट खत्म हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है भाई। प्रमोट अर्ली डिस्चार्ज, की जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा पेशेंट, जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा अगर आप उसे पहले से ही टीचिंग कर देंगे। रिड्यूस एंजाइटी एंड प्रिपेयर द पेशेंट, पेशेंट का एंजाइटी कम होगा, पेशेंट का एंजाइटी कम होगा, पेशेंट का क्या होगा, एंजाइटी कम होगा, और पेशेंट प्रिपेयर हो जाएगा, पहले से सर्जरी के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, इंक्रीज पेशेंट डिपेंडेंसी, क्या है, इससे पेशेंट की डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे भाई हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग क्यों करते हैं, हम लोग इसलिए करते हैं ताकि पेशेंट का एंजाइटी लेवल कम हो, पेशेंट का नर्वसनेस कम हो जाए, तो पेशेंट सर्जरी के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो आंसर क्या है यहाँ पे, रिड्यूस एंजाइटी एंड प्रिपेयर द पेशेंट फॉर द सर्जरी। तो यहाँ पे ये सीधा सीधा आपका हो जाएगा, ठीक। तो आंसर क्या है यहाँ पे, सी यहाँ पे आंसर हो गया है। अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज यूज्ड इन स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया पेशेंट को लगाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पोजीशन पूछी है, जैसे पैरासिम्पथसिस की पूछी थी, पोजीशन पूछी है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाना है, पोजीशन बता दीजिए क्या है। टेंडनबर्ग बिल्कुल नहीं देंगे, लिथोटॉमी नहीं देंगे, यहाँ पे सिम्स पोजीशन, सिम्स लेटरल या लेफ्ट लेटरल पोजीशन नहीं देते हैं। पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं, हम लोग क्या है, हम लोग पेशेंट को लिटाल के फ्लेक्स करेंगे, या तो फ्लेक्स करेंगे, पेशेंट को फ्लेक्स करेंगे, मतलब क्या है, सी शेप पोजीशन देंगे, सी शेप पोजीशन देंगे। और कैसी पोजीशन बोलते हैं इसको, फीटल पोजीशन भी बोलते हैं, फीटल पोजीशन भी बोलते हैं। क्या है भाई, बच्चा कैसे होता है, मदर की वूम में कैसा होता है, ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसे सी शेप होता है फीटल पोजीशन, तो वैसी ही पोजीशन देंगे। फ्लेक्स, सिटिंग फ्लेक्स, मतलब बैठा हुआ है और उसको क्या करना है, फ्लेक्स करवाना है। तो ये यहाँ पे L3 L4 पे क्या है, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाएगा, या तो लेटरल है या तो लेटाल रखा है आपने उसे और फिर से फ्लेक्स करा दिया है, तो यहाँ पे दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे सिम्स लिथोटॉमी टेंडनबर्ग कुछ नहीं देंगे, यहाँ पे लेटरल देंगे, फ्लेक्स्ड, लेटरल फ्लेक्स्ड या तो सिटिंग फ्लेक्स। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा भाई, डी आंसर यहाँ पे सीधे सीधे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच विटामिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू असेस बिफोर सर्जरी फॉर क्लॉटिंग रिस्पॉन्स। सर्जरी जाने वाला है पेशेंट, प्री ऑप में पेशेंट है, कौन सा विटामिन इनमें से आप चेक करेंगे जो कि किसके लिए है, क्लॉटिंग पर्पस के लिए है। तो क्लॉटिंग सारी तो क्वेश्चन ने आपकी हेल्प कर दी है, सारा तो बता दिया है क्वेश्चन ने, कुछ बचा नहीं है भाई। क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग। तो सिंपल सिंपल आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी के बाद अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ गैस, पेशेंट ने क्या कंप्लेन करा, गैस का, फ्लैक्टस का कंप्लेन करा और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट का कंप्लेन करा। आफ्टर द, आफ्टर है, पोस्ट ऑफ में है पेशेंट, व्हाट इज बेस्ट नर्सिंग एक्शन, नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन का सवाल है भाई। गिव लैक्सेटिव, लैक्सेटिव देंगे आप, क्या है, लैक्सेटिव देंगे। एनकरेज एम्बुलेशन, एम्बुलेशन क्या है, आप लोग क्या कराएंगे उसको, मोबिलिटी उसकी इंक्रीज कर देंगे, अर्ली मोबिलिटी कराते हैं पेशेंट को, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज कराते हैं और पेशेंट से बोलते हैं कि थोड़ा मोबाइल होइए। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर कर देंगे। अप्लाई एब्डोमिनल बाइंडर,
एब्डोमिनल बाइंडर क्या है, हम लोग बाइंडर बाइंड कर देते हैं, इलास्टिक ड्रेसिंग होती है जिसकी वजह से जो इंसिशन होता है एब्डोमिन पे वो क्या है, वो कंप्रेस रहता है, तो ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती है। तो ये यहाँ पे अभी इससे नहीं लगाएंगे, वही पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, पेशेंट के फ्लैटस है, गैस है, तो एब्डोमिनल बाइंडर और नहीं लगाएंगे उसके अभी। लेग्जेटिव नहीं देंगे पेशेंट को, लेग्जेटिव नहीं देंगे, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक से कुछ नहीं होने वाला है। अर्ली एम्बुलेशन, वी हैव टू एनकरेज द अर्ली एम्बुलेशन बिकॉज पेरिस्लाइसिस मूवमेंट अच्छा होगा, मोटिलिटी गट की अच्छी होगी, तो गैस फ्लैटस जो है वो पास होगा, पेशेंट का डिस्कंफर्ट कम होगा, पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा बी, एनकरेज एम्बुलेशन, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, आ 60-year-old मेल विद एक्यूट एंटीरियर, बहुत जबरदस्त, बहुत खतरनाक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया है, ध्यान से पढ़ लेना भाई इसको। आ 60-year-old मेल पेशेंट विद एक्यूट एंटीरियर वॉल एमआई, क्या है, 60 और ओल्ड जो है मेल पेशेंट है, एक्यूट एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफेक्शन हुआ है उसको, मायोकार्डियल इंफेक्शन हुआ है एंटीरियर वॉल में मायोकार्डियल इंफेक्शन हुआ है, उसने क्या करा है, डेवलप करा है हाइपोटेंशन, एमआई था, एमआई के बाद में क्या हुआ, पेशेंट को हाइपोटेंशन हुआ, मफल्ड हार्ट साउंड, मफल्ड मतलब दबी दबी घुटी आवाज, मफल्ड मतलब दबी घुटी आवाज जो होती है, तो मफल्ड हार्ट साउंड एंड जुगुलर वेन डिस्टेंशन, जुगुलर वीनस डिस्टेंशन हुआ है यहाँ पे पेशेंट को। तो यहाँ पे भाई जेबीटी डिस्टेंशन है, जेबीडी है, यहाँ पे जुगुलर वेन डिस्टेंशन है, हाइपोटेंशन है, मफल्ड हार्ट साउंड है, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन, तो इनमें से कोई कॉम्प्लिकेशन तो हुआ है पेशेंट को, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हुआ है वो यहाँ पे बताना है आपको। तो कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है क्या भाई, कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है क्या, या तो कार्डियक टेम्पोनेट हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हुआ है, या तो पेपिलरी मसल रप्चर हो गई है। यहाँ पे ये सिंपल सिंपल ये यहाँ पे ये जो लिखा है, यहाँ पे आपको जो तीन चीजें दी हुई हैं, एक तो ये हाइपोटेंशन जो दिया हुआ है, मफल्ड हार्ट साउंड जो दिया हुआ है, और जुगुलर वेन, ये जो जुगुलर वेन का डिस्टेंशन जो दिया हुआ है, ये जो जेबीडी है, ये सब के सब क्या बना रहे हैं, ये सब के सब बना रहे हैं बैक्स, बैक्स्ट्राइड बना रहे हैं, बैक्स्ट्राइड बना रहे हैं। बैक्स्ट्राइड्स क्या होता है भाई, ये है हाइपोटेंशन है, हाइपोटेंशन है, एक क्या है हमारा यहाँ पे जेबीडी, एक जेबीडी है, और एक हमारा यहाँ पे क्या है, मफल्ड साउंड, मफल्ड हार्ट साउंड, मफल्ड हार्ट साउंड है। तो ये जो तीनों चीजें बन रहा है इसको बैकस्ट्राइड कहते हैं। बनता किसमें है ये बनता है कार्डियक टेम्पोनेड में, कार्डियक टेम्पोनेड में ये बनता है, कार्डियक टेम्पोनेड में ये बनता है। अब कार्डियक टेम्पोनेड क्या होता है, तो कार्डियक टेम्पोनेड क्या होता है भाई कार्डियक टेम्पोनेड भी बता देते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। कार्डियक टेम्पोनेड क्या होता है, कार्डियक टेम्पोनेड में अल्टीमेटली जो प्लूरल स्पेस है, अल्टीमेटली ये जो, जैसे मान लीजिए कि भाई ये तो मायोकार्डियम है, ठीक, ये हमारा हार्ट है, ये इसका मायोकार्डियम है, गलत सा बन गया है कुछ, एक मिनट तो ये जो हार्ट की हमारी मायोकार्डियल लेयर है, तो इसके साइड में हमारा, इसके क्या है, इसके हमारा जो होता है ऊपर, ये हमारी पेरिकार्डियल लेयर होती है, पेरिकार्डियल लेयर होती है जिसके हमारे अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। कितना होता है फ्लूइड पेरिकार्डियल, 15 से 50 ml, 15 से 50 ml पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है नॉर्मल। कार्डियक टेम्पोनेट में क्या होता है, इस फ्लूइड के अंदर, इस फ्लूइड के अंदर, इस फ्लूइड के अंदर क्या है, एक्सेसिव फ्लूइड यहाँ पे भर जाता है, और सडनली होता है ये चीज, सडनली होता है, और जनरली क्या है, पोस्ट कॉम्प्लिकेशन होता है, ये पोस्ट कॉम्प्लिकेशन है, किसका पोस्ट कॉम्प्लिकेशन है, एमआई का, एमआई का पोस्ट कॉम्प्लिकेशन है, जिसको हम कार्डियक टेम्पोनेट कहते हैं। तो कार्डियक टेम्पोनेट में हार्ट जो है जनरली वो कैसा दिखेगा, वो हार्ट जनरली दिखेगा कैसा तो जो हार्ट है कार्डियक टेम्पोनेट में, वो जनरली ऐसा दिखता है,
ये सारा का सारा क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भर गया है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भर गया है। अब इसके अंदर जो फ्लूइड है वो इतना प्रेशर लगाता है कहाँ पे, हमारे हार्ट पे, कि जो इसके अंदर जो प्रेशर है, पेरिकार्डियल फ्लूइड का जो प्रेशर है, वो हमारा जो इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर जो होता है, इंटरवेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर के अंदर जो प्रेशर होता है, ये इसके बराबर हो जाता है, तो ये इक्वल हो जाता है, तो हार्ट स्टॉप कर देता है बीट करना। बाहर से प्रेशर लग रहा है, ये पानी ही ये बाहर से प्रेशर लगा रहा है हार्ट की मसल पे, तो जो है अंदर ये जो कैप्चर हो गया है इसके अंदर हार्ट, ये बीट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीट करने के लिए क्या है, थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, स्ट्रेचेबिलिटी चाहिए होती है, बट यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, तो क्या हो जाता है भाई, यहाँ पे हार्ट बीट ही नहीं होता, तो सडनली कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, सडनली कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। मेडिकल इमरजेंसी है, पोस्ट कॉम्प्लिकेशन है एमआई का, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, पोस्ट कॉम्प्लिकेशन है एमआई का। तो आंसर क्या है इसका, और कार्डिक टेम्पोनेट के बैक स्ट्राइड होता है। क्लासिकल साइन सिम्टम्स है हाइपोटेंशन, जुगुलर वेन डिस्टेंशन और मफल्ड हार्ट साउंड, हार्ट साउंड मफल्ड हो जाती है, घुट गया हो जैसे, चारों तरफ एनवेलप पानी भर गया है पेरिकार्डियल में, इसलिए मफल्ड साउंड आती है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आंसर यहाँ पे हो जाएगा कार्डियक टेम्पोनेट, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कार्डियक टेम्पोनेट, यहाँ पे आंसर सीधे सीधे यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे क्या है क्वेश्चन, इन पोस्ट ऑपरेटिव केयर द फर्स्ट प्रायोरिटी, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, क्या है भाई, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या प्रायोरिटी है एक नर्स की, सिंपल सिंपल पूछा है। तो भाई मैं पेन मैनेजमेंट करना है, सबसे पहले पेन मैनेजमेंट करना है, वाइटल साइन लेने हैं उससे पहले, या मेंटेन करना है एयरवे, या वुंड असेसमेंट करना है। तो सिंपल सिंपल है, यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मेंटेन एयरवे, एयरवे पेटेंसी चेक करो पहले, उसके बाद वाइटल लेना। कहीं दिमाग में आ रहा हो कि सर सबसे पहले मॉनिटर कर लेंगे वाइटल, और जनरली क्या है, बहुत ज्यादा बच्चों की आदत है कि भाई उनसे कुछ पूछो तो सर सबसे पहले क्या करेंगे, मतलब मैं पूछूं तो क्या करेंगे, तो सर हम पहले वाइटल लेंगे, फिर हम कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, और फिर हम क्या है साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। कौन सी कंफर्टेबल पोजीशन नहीं पता, साइकोलॉजिकल, तो ये कॉन्सेप्ट मत रखिए। सबसे पहले क्या है, एयरवे मेंटेन करेंगे, एयरवे पेटेंसी को मेंटेन करेंगे, उसके बाद वाइटल लो, उसके बाद वाइटल लो यहाँ पे, ठीक। और कंफर्ट पोजीशन कुछ नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर पोजीशन होगी वो करना है, कंफर्ट पोजीशन नाम की कोई चीज नहीं होती है, सारी की सारी कंफर्ट पोजीशन है, हर डिजीज की अलग अलग, हर प्रोसीजर की अलग अलग कंफर्ट पोजीशन है। तो यहाँ पे अभी इसके लिए क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में प्रायोरिटी क्या है, एयरवे मेंटेन करना प्रायोरिटी हमारी यहाँ पे है। What is the most common post operative complication after general anesthesia? जनरल एनेस्थीसिया की पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन बताता आ रहा हूं, क्या बताया था, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, और क्या बताया था, हाइपरकैलेमिया, बट यहाँ पे ये ऐसा कुछ नहीं है, मोस्ट कॉमन पूछ रहा है भैया, मोस्ट कॉमन पूछ रहा है, वो सब कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है, रेयर होती हैं, और मोस्ट कॉमन यहाँ पे पूछ रहा है हाइपरटेंशन, नोजिया वॉमिटिंग सबसे ज्यादा होता है, हेडेक सबसे ज्यादा होगा, या फिर प्रूराइटिस होगा। यहाँ पे क्या है, इसका मतलब इचिंग वगैरह होती है, इचिंग होती है स्किन में, इचिंग होती है ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन क्या है, नोजिया वॉमिटिंग बहुत होगा पेशेंट को, नोजिया एंड वॉमिटिंग, पेशेंट विल फील नोजिएटेड एंड वॉमिटिंग होगा पेशेंट को आफ्टर द एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, इन पीएसयू, मतलब क्या है, पीएसयू में एल्डरेट स्कोर इज यूज्ड टू असेस, एल्डरेट स्कोर एक स्कोर होता है, एल्डरेट स्कोर वो किस लिए यूज होता है, वो एल्डरेट स्कोर किस लिए यूज होता है, ब्लीडिंग के लिए यूज होता है। वो पीएसयू क्या है हमारा, पोस्ट एनेस्थीसिया, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट। तो यहाँ पे एल्डरेट स्कोर जो पीएसयू में यूज करते हैं, सुना आपने कम होगा, सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसके बारे में डिस्कशन मैंने तो बहुत कम देखा है, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे लेके आ चुका हूं मैं। तो एल्डरेट स्कोर पीएसयू में किस लिए चेक करते हैं, ब्लीडिंग के लिए चेक करते हैं, कॉन्शियसनेस लेवल या रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया से कितनी अच्छी रिकवरी हो रही है उसके लिए चेक करते हैं, फ्लूइड स्टेटस के लिए चेक करते हैं, या इन्फेक्शन के साइंस तो नहीं है उसके लिए चेक करते हैं। सामने आपके लिए टेबल है, लेके आया हूं एल्डरेट स्कोर, एक्टिविटी
क्या है पैरामीटर्स, इसके पैरामीटर्स देख लेते हैं। एक्टिविटी कितनी है पेशेंट की, रेस्पिरेशन कैसा है, सर्कुलेशन कैसा है, कॉन्शियसनेस कैसी है, और ऑक्सीजन सैचुरेशन यानी कि SpO2 कैसा है। तो 210 मतलब 0 देंगे, 1 देंगे या 2 देंगे। एक्टिविटी की बात है, अगर चारों एक्सट्रीमिटीज वॉलंटरी या कमांड से कुल सारे कुछ मूव कर रहे हैं, बेस्ट है। 2 नंबर एबल टू मूव टू एक्सट्रीमिटीज, खाली 2 एक्सट्रीमिटीज हिला पा रहा है, मूव कर पा रहा है, तो 1 नंबर। कुछ भी एक्सट्रीमिटीज में मूवमेंट नहीं है, दैट इज द 0 नंबर। रेस्पिरेशन क्या है रेस्पिरेशन में एबल टू ब्रीथ डीपली एंड कफ फ्रीली, डीपली कर रहा है, कफ कर रहा है, आप बोल रहे हैं, तो दैट इज द 2। डिस्पीनिया और शैलो और लिमिटेड ब्रीदिंग है, डिफिकल्टी है, तो स्कोर 1। एपनिक है, नॉट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भाई 0 है। सर्कुलेशन या ब्लड प्रेशर की बात करें तो एनेस्थीसिया, प्री एनेस्थीसिया लेवल जो यहाँ पे लिखा है, ध्यान से समझना इस चीज को, ब्लड प्रेशर ±20% ऑफ प्री एनेस्थीसिया लेवल, मतलब एनेस्थीसिया देने से पहले जो ब्लड प्रेशर था, अब इस टाइम पे उसमें 20% ज्यादा या कम है तो चले जाएगा, बेस्ट है, 2 देंगे, ठीक। तो यहाँ पे अगर 20 से 49% का फ्लक्चुएशन है प्लस और माइनस में, तो दैट इज द स्कोर 1। और अगर यहाँ पे 50% का फ्लक्चुएशन है तो वो 0 वहां पे हो जाएगा, पेशेंट इज नॉट स्टेबल। कॉन्शियसनेस फुली अवेक है, ठीक है, 2 स्कोर। अराउजेबल ऑन कॉलिंग, कॉल कर रहे हो आप तो आंख खोल रहा है, पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है, दैट इज द 1 स्कोर। अगर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, GCS मत यूज करना है इसमें, GCS स्कोर नहीं यूज करेंगे यहाँ पे, ये पूरा अलग से एल्ड्रेस्ट स्कोर है भाई। ऑक्सीजन सैचुरेशन 92% से ज्यादा मेंटेन कर रहा है रूम एयर पे, ऑक्सीजन नहीं लगी हुई, सप्लीमेंटेशन ऑक्सीजन नहीं है, रूम एयर पे मेंटेन कर रहा है, बहुत बढ़िया, 2 मार्क्स देंगे। नीड ऑक्सीजन इनहेलेशन टू मेंटेन, ऑक्सीजन इनहेलेशन चाहिए और 90% मेंटेन कर रहा है ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन पे, तो दैट इज स्कोर 1। ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन विद O2 सप्लीमेंटेशन 90% से नीचे है या 90% मेंटेन नहीं कर पा रहा तो गड़बड़ है भाई यहाँ पे, तो फिर क्या है, 0 स्कोर है। तो याद रखना ये एल्ड्रेट स्कोर याद रखना। तो हुआ किस लिए ये एल्ड्रेट स्कोर, हुआ किस लिए कि भाई कॉन्शियसनेस और रिकवरी हम लोग चेक कर रहे हैं कि एनेस्थीसिया से कितना रिकवरी हो रहा है। तो ये जो इतना स्कोर बताया मैंने, अगर ये स्कोर 9 आ रहा है, 9 आ रहा है या तो 9 से ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, PSU से हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं पेशेंट को। याद रखना, एल्डरेट स्कोर तो पढ़ लिया, इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है 9। अगर स्कोर 9 है या उससे ज्यादा है तो ठीक है, 9 से कम है तो अभी वहां पे हम लोग रिकवरी का और ज्यादा इंतजार करेंगे, PSU से डिस्चार्ज अभी नहीं करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्शियसनेस एंड रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया, आंसर यहां पे बन जाएगा। चलिए अगला क्या है, व्हेन शुड डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज बी टॉट टू सर्जिकल पेशेंट। भाई सर्जिकल पेशेंट है, सर्जिकल पेशेंट मतलब सर्जरी होने वाली है, ठीक, उसको कब आपको सिखाना है, होने वाली है या ऐसा है, लेकिन सर्जिकल पेशेंट है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, सर्जिकल सर्जरी होने वाली है, पेशेंट इज इन सर्जरी, मतलब अपेंडिसाइटिस है, उसको डॉक्टर ने बोला है कि भाई अपेंडेक्टोमी होगा, अपेंडेक्टोमी होगा, तो उसमें आपको उस पेशेंट को जो ये डीप ब्रीदिंग है या फिर ये कफिंग एक्सरसाइज है, ये कब सिखानी है, कब टीच करनी है, तो आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद आप सिखाओगे, सर्जरी ड्यूरिंग द सर्जरी, सर्जरी होती रहेगी और आप सिखाते रहोगे, वाह ये बहुत अच्छा लगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं, ठीक। बिफोर सर्जरी, सर्जरी के पहले सिखाओगे, ओनली इफ कॉम्प्लिकेशन, अगर जब कॉम्प्लिकेशन होगी तब सिखाना है, तो ये गलत चीज है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत चीज है। तो आफ्टर सर्जरी भी नहीं सिखाएंगे, पहले से ही सिखाएंगे, पेशेंट प्रैक्टिस करेगा, पेशेंट यूज टू होगा डीप ब्रीदिंग से, पेशेंट प्रैक्टिस करेगा तभी आफ्टर सर्जरी कर पाएगा। आफ्टर सर्जरी पेशेंट इज फ्रेजाइल, पेशेंट इज हैविंग डिफिकल्टी इन ऑलरेडी ब्रीदिंग, वीक है पेशेंट, अनकॉन्शियस, मतलब अलर्टनेस इतना नहीं है, कॉन्शियस भी है, तो वहां पे आप सिखाओगे उसे आफ्टर सर्जरी, तो इट्स नॉट गोना बी वेरी गुड प्रैक्टिस और एक क्वालिटी नहीं निकल पाएगी। तो बिफोर सर्जरी यहाँ पे पेशेंट को सिखाना है, आंसर हो जाएगा सी, ध्यान रखना, भूलना नहीं है। लीजिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन लास्ट है और क्वेश्चन बोल रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है तो पूरा परेशान करके जाने वाला हूं मैं यहां से, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारी आसानी हमारी दे दी है, हेल्प कर दी है, सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, लॉजिक लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है, हलवा क्वेश्चन ये है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया तो भाई कैसे सॉल्व होगा,
क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ 55-year-old मेल पेशेंट अंडरवेंट एब्डोमिनल सर्जरी। 55 साल का मेल पेशेंट है, 55 साल का मेल पेशेंट है, एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, अंडरवेंट हो गई, अंडरवेंट एब्डोमिनल सर्जरी अंडर जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया के अंडर में एब्डोमिनल सर्जरी हुई है। 2 आवर्स पोस्ट ऑपरेटिवली, 2 घंटे बाद पोस्ट ऑप का पेशेंट है, अब समझ में आ गया, पोस्ट ऑप फेज में है पेशेंट। 2 घंटे बाद ही इज ड्राउजी, थोड़ा सा ड्राउजी है, हैज रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 8 ब्रीथ्स पर मिनट, 8 ब्रीथ पर मिनट रेस्पिरेशन रेट है, ये तो बिल्कुल नोटिस करने वाली बात है। 8 ब्रीथ पर मिनट है रेस्पिरेशन रेट, ड्राउजी है। ऑक्सीजन क्या है भाई, ऑक्सीजन सैचुरेशन 88% है ऑन रूम एयर, तो ये तो ठीक नहीं है, रूम एयर पे 88% इज नॉट गुड, और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है। एंड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, और क्या है, रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है वो वर्बल कमांड से, वर्बल कमांड से रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है। बीपी उसका 90 to 60 है, बीपी क्या है, हाइपोटेंशन है, पेशेंट यहाँ पे हाइपोटेंशन में भी है। पल्स कितनी है, पल्स है हमारी 56 पर मिनट, तो ये है ब्रेडिकार्डिया, यहाँ पे पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में है। तो ज्यादातर साइन सिम्टम्स देख के क्या समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है कि पेशेंट क्या है, डिटोरिएट कर रहा है, पेशेंट रेस्पिरेशन से भी डिटोरिएट कर रहा है, पेशेंट मेंटली भी डिटोरिएट कर रहा है, पेशेंट का कार्डियक वाला भी फंक्शनिंग डिटोरिएट कर रही है, कम हो रहा है भाई सब। एज द अटेंडिंग नर्स, अब आप उसकी अटेंडिंग नर्स हैं, व्हाट इज योर इमीडिएट प्रायोरिटी एक्शन, इमीडिएट को बहुत बड़ा बड़ा करके लिख दिया इन्होंने कि तुरंत बताइए, इमीडिएट पूछा है। एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड टू रेज द बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे, किससे, आईवी फ्लूइड से। अरे ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया बात है, ये रेस्पिरेशन रेट का क्या करोगे, 8 ब्रीथ पर मिनट है, ये कैसे बढ़ेगी इससे, तो ये नहीं है। स्टिमुलेट द पेशेंट एंड अप्लाई ऑक्सीजन विया फेस मास्क, स्टिमुलेट करेंगे पेशेंट को और क्या करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दी जाएगी, तो ठीक है, इसको कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, अभी के लिए इसको कंसिडर करा जा सकता है। कॉल सर्जन इमीडिएटली, बिल्कुल करा जा सकता है कि इमीडिएटली भाई क्या है, सर्जन को बुला दीजिए, आप डॉक्टर को बुला दीजिए, अपने हाथ में कोई एक्शन मत लीजिए। लास्ट क्या है, एडमिनिस्टर नैलोक्सोन एज पर सॉरी एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई नैलोक्सोन जो है एडमिनिस्टर कर दीजिए आप, जो कि एज पर ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑर्डर है, स्टैंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है और आप एडमिनिस्टर कर दीजिए उसको। तो यहाँ पे ये जितना भी चीज है, जितनी भी चीज चल रहा है, ये यहाँ पे क्या है, पेशेंट को क्या है, ये पोस्ट एनेस्थीसिया क्या हुआ है, अफेक्ट हुआ है, एनेस्थीसिया का अफेक्ट हुआ है, पेशेंट क्या है, रेस्पायरेशन डिप्रेशन हो गया है पेशेंट को, रेस्पायरेशन डिप्रेशन हो गया है पेशेंट को, कार्डियक डिप्रेशन भी हो गया है, ये क्या है, पोस्ट एनेस्थीसिया अफेक्ट है पेशेंट का, रेस्पायरेटरी डिप्रेशन बोलते हैं, रेस्पायरेटरी डिप्रेशन हो गया है। तो यहाँ पे एनेस्थीसिया का एंटीडोट देना है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगाने से कुछ नहीं होने वाला, ऑक्सीजन लगा दोगे लेकिन तब भी पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, एनेस्थीसिया के इफेक्ट में है, ओवरडोज हो चुका है यहाँ पे एनेस्थीसिया का, एंटीडोट देना है। एंटीडोट कौन सा होता है भाई, जितने भी ये सिडेटिव या ओपोइड्स वाले होते हैं इनका एंटीडोट कौन सा होता है, बताया था मैंने। तो यहाँ पे नैलोक्सोन जो है एंटीडोट होता है, नैलोक्सोन एंटीडोट होता है, ये देना है और खुद भी नहीं देना है। तो यहाँ पे ये भी लिखा है एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, यू हैव द ऑर्डर ऑलरेडी। तो करेक्ट आंसर बिल्कुल यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आंसर बन जाएगा भाई कि यहाँ पे एडमिनिस्टर करना है नैलोक्सोन, नैलोक्सोन को एडमिनिस्टर करना है एज पर द स्टैंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे ये एंटीडोट आपको तुरंत देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मेडिकल सर्जिकल का जितना भी सीरीज था, मेडिकल सर्जिकल के जो 100 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा कि जिस तरह से मैंने कॉन्सेप्ट सारे बताए थे, आपको थोड़ा टाइम टेकिंग यहाँ पे है, बात आपको समझनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट समझने हैं, कोर में घुसना है तो फिर आपको टाइम देना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, ऐसे नहीं क्लियर होने वाला है केजीएमयू, ना नॉर्सेट, ना एसजीपीजीआई, कुछ भी चीज। तो रट्टाफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट तो होता है भाई, वैल्यूज हैं याद करनी है,
इशू नहीं है उसमें, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जितनी भी नॉलेज मैंने एक क्वेश्चन से, शायद 100 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं यहाँ पे, 100 क्वेश्चन, तो कम से कम मैं मानूंगा 200 तो हो ही गए होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में से बहुत सारी जो अगल बगल का जितना भी पेरिफेरल जितना भी इंफॉर्मेशन था उनको भी पकड़ के आपके सामने डाल दिया मैंने। तो क्या है, 100 क्वेश्चन में टाइम इसलिए ही लगा है कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं थोड़ी डिटेल में मैंने सॉल्व कराए हैं, और ऐसे ही आपको पढ़ना है आगे। अब हम इस सीरीज में अब हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जैसा कि मैंने बोला था हर स्पेशलिटी से 100 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। तो अब मेडिकल सर्जिकल इज ओवर, नाउ इट्स टाइम फॉर टू टैकल द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पढ़ाएंगे इसमें। तो अगली जो अपनी वीडियो आने वाली है KGMU क्रैश कोर्स की, वो किसमें होने वाली है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के भी 100 क्वेश्चन में से हम लोग जितना होगा इंफॉर्मेशन निकालेंगे, और 100 का हम लोग 1000 क्वेश्चन बना देंगे उसको। तो सिंपली पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बिल्कुल सफलता मिलेगी, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ।